बंद करते हैं। नमस्कार, आप सभी दोस्तों को प्यार भरा सलाम भेज रही हूँ। आप सभी जो इस वक्त मुझे देख रहे हो या सुन रहे हो, आजकल जिस तरह का माहौल बन गया है, उस माहौल में अम, सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम सुरक्षित रहें और साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आज के प्रोग्राम में मैं आपसे शेयर करूंगी। बस मुझे कुछ देर की मोहलत चाहिए ताकि मैं उन लोगों को जोड़ सकूं जिन लोगों को इस प्रोग्राम में आना है। जी हाँ, धन्यवाद। अ, जी, तो अपने सभी दोस्तों को मैं नमस्ते कह रही हूँ। बहुत मुश्किल समय है और हम लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं कि हम अपने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अपने अपनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए कि हम इतना ज़्यादा आशंकित हैं, हमें पता ही नहीं है कि दुश्मन किधर से आने वाला है, कहाँ से कैसे हम पर हमला हो जाएगा और कैसे हम उस वायरस के जद में आ जाएंगे जिससे बचने के लिए हमने जान लगा रखी है। पिछले 1 साल से हमने इसके बारे में न सिर्फ सुना बल्कि इसको भोगा भी। दूसरी लहर आ गई है जिसकी हमें कतई ये तो हम नहीं कहेंगे कि उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमने ये सोच रखा था, हमें लगा था कि शायद हम जैसे पिछली बार उबर गए, जीत गए, इस बार भी उतना ही आसानी से हम लड़ाई जीत लेंगे। लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ज़्यादा तैयारियों के साथ लौटा है और सुबह से लेके रात तक जिस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं घर बैठे-बैठे कि दिल बार-बार हम बचाते हैं कि ना डूबे लेकिन वो डूब जाता है। बहरहाल हम उन्हीं बातों से शुरुआत नहीं करना चाहते हैं अभी। मेरी कोशिश सिर्फ़ ये है कि चूँकि मैं घर पे हूँ और आइसोलेशन करना चाहते हुए भी अपनी ज़िंदगी, अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया हुआ है कुछ वजहों से, तो घर बैठ के क्या किया जा सकता है? और मुझे लगा सबसे राहत की बात इस समय है किसी डॉक्टर से बात करना, क्योंकि इस वक्त हम हर उम्मीद को लेकर जहाँ भाग रहे हैं वो है हॉस्पिटल, वो है डॉक्टर्स और डॉक्टर्स से अब अभी भी हमारी उम्मीदें बची ही हुई हैं या कह लीजिए कि वो आखिरी उम्मीद होते हैं जिनसे हम ये कह सकें कि सर प्लीज़ हमको बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर्स भी इतना ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनके पास इतना काम है, इतने केसेज़ आ रहे हैं कि अ, वो सबको मिल नहीं पा रहे हैं और जो डॉक्टर्स की रेगुलर जो रूटीन उनका जो चेकअप क्लिनिक होती थी वो भी अब ऑनलाइन चल रही है। तो मेरी एक कोशिश कि मैं डॉक्टर्स से बात कर सकूं। तो इस बातचीत की दूसरी कड़ी में आज हमारे साथ वाराणसी शहर ही नहीं बल्कि पूर्वांचल और यूपी के आप कह सकते हैं बहुत ही जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना जी हैं और उनके बारे में सभी जानते हैं कि वो इलाज भी करते हैं और शरीर के साथ मन का भी इलाज करते हैं और जो इलाज करने के जो योग के धर्म सम्मत शास्त्र सम्मत तरीके हैं उन पर भी वो पूरा विश्वास करते हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर हैं लेकिन एक अच्छे इंसान भी हैं। मैं डॉक्टर नीरज खन्ना को आपसे आपके रूबरू करती हूँ और उनका स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। नमस्ते भैया। जी नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम हमको ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों का इलाज हमको जब लगता है कि हमारी बातों से हो जाता है, कभी कभी वो कहते हैं, तो ऐसे जी। कठिन समय में बाती बातें उनको बहुत सी अच्छी सुनने को मिलेंगी और बातों से इलाज के साथ साथ एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और आपने जी। इतने हाई टाइम पे इस कार्यक्रम को रखा है कि जब वास्तव में लोग किसी डॉक्टर से 1 मिनट या 2 मिनट 5 मिनट उनके चैम्बर में नहीं मिल पा रहे हैं और उनसे ऑनलाइन बात करने की कोशिश करते हैं तो उनका टेलीफोन बहुत देर तक बिजी रहता है या नहीं लगता है। ऐसे में आप हमारे जी। बहुत अच्छे मिनट्स उनके लिए लेके आ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम लगातार
कई पेशेंट्स को जब देखने के लिए कैंप करते हैं तो हमको लगता है कि हम ऑनलाइन एक कैंप कर रहे हैं जहां हम सबकी बातें सुनेंगे और उन सारी बातों के आधार पे हम लोग ये पता कर लेंगे कि हमारे जो जनता है उसके मन में क्या चल रहा है, और जल्दी से उसको सेंस जी करके हम उनके कल्याण की बातें, उनकी अच्छाई की बातें करेंगे। हमें लगता है कि जी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से एक संजीवनी जैसी चीजें उनको मिलेंगी, और मैं आपसे आपकी तरफ मुखातिब होता हूं कि आप अपनी बातों का सिलसिला जारी करें। जी जी भैया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। ऑनलाइन डॉक्टर से इस वक्त कुछ भी पूछ पाना एक वरदान जैसा है, जैसे कि साक्षात ईश्वर सामने हो और हम उनसे अपने लिए कुछ मांग सकते हो, पूछ सकते हो। और मन बहुत ही विचलित सा है। कल रात ही मेरी एक दोस्त ने अपनी माँ खो दी। आज दिन में आज अभी आपसे प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक दोस्त के, एक मित्र के जाने का समाचार मिला। तो बहुत बहुत ही, और दिन भर हम जो देख रहे हैं वो कहने योग्य नहीं है। बहरहाल उम्मीद बनाए रखना ही हमारे हाथ में है, जिसको हमने थाम कर रखा है, पकड़ के रखा है। एक सवाल, एक आम नागरिक के रूप में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पिछले साल कोविड-19 आया, और अगर मैं 2019 की बात करूँ तो 2019 के दिसंबर में कहीं हमें कोई खबर छोटी सी पढ़ने को मिलती थी कि विदेश में, चाइना में या किसी और देश में एक वायरस आया है जिसने काफी उधम मचा रखा है। तो हम लोग काफी सेफ थे कि भाई हम तो इंडिया में हैं, इंडिया में ये सब तो होता नहीं है। लेकिन 2020 का मार्च आते आते हम सब उसके बहुत करीब पहुंच गए। पूरा साल उसी डर में गुजारा। सितंबर अक्टूबर आते आते कुछ कमी हुई और हमको लगा कि शायद एक खतरा हमें छू कर निकल गया है। लेकिन अब आई है ये दूसरी वेव, जिसको सुनामी की तरह हम देख पा रहे हैं, उसकी तेजी को। मेरा एक सवाल है कि इस खतरे का अंदाजा क्या हम पहले नहीं लगा पाए थे? हम क्यों नहीं समझ पाए? हम मतलब जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो नीति नियामक लोग हैं, या एक आम इंसान ही मान लीजिए, कि इतना लापरवाही कैसे हुई और दूसरी बार में इतनी तेजी आई कैसे? और दूसरी वेव के क्या-क्या खतरे हैं जो इस बार ऐड हुए हैं पिछली बार के मुकाबले? ये आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है। और क्योंकि बहुत से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हमारे भारतीय स्वास्थ्य के विभाग को देखते हैं, या इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, वह भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। तो केवल हमारे प्रदेश या हमारे शहर के लोग अंदाजा ना लगा पा रहे हो, देश के लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो अध्ययन में सामने आई, अभी एक लैंसेट पत्रिका ने अपने अध्ययन में कल पूरा कंक्लूजन निकाला 50,000 रोगियों के ऊपर अध्ययन करने के बाद, कि जो संक्रमण फैलने का तरीका अब तक हम मान रहे थे कि ये संक्रमण ड्रॉपलेट पद्धति से फैलता है, कि यदि कोई संक्रमित व्यक्ति आपके पास आता है, छींकता है और खांसता है, और उसके सांस से, उसकी खांसी से निकलने वाली जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, बूंदी होती हैं, उनमें वायरस के कीटाणु रहते हैं, और उसकी माध्यम से आपको इन्फेक्शन होने का खतरा तब होगा जब वो किसी सरफेस पे गिरेगा, किसी सतह पे गिरेगा, और उसको आप छुएंगे, अपने नाक और मुंह को स्पर्श करेंगे, तब आपको इन्फेक्शन होगा। लेकिन ये बात वर्तमान में जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसके संदर्भ में बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, और इन्फेक्शन फैलने का जो तरीका है अब वो एयरबॉर्न जैसा प्रतीत हो रहा है, और लगभग ये सुनिश्चित हो गया है कि जो नया वाला इन्फेक्शन है वो किसी सतह को स्पर्श करके आप स्पर्श करें, ऐसा नहीं है। अगर आपके वातावरण में 2-3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले भी कोई व्यक्ति जो संक्रमित था, उसने सांस लिया हो, उसने बोला हो, उसने खांसा हो, उसने गाया हो, तो भी वातावरण में वायरस रहते हैं, और उसके जाने के बाद भी आप जब सांस लेंगे तो वो आपके शरीर के सिस्टम में जाएगा और आपको बीमार करेगा। तो कहने का मतलब है कि ड्रॉपलेट पद्धति से एयरबॉर्न, वातावरण से फैलने, जैसे पुराने जमाने में दूसरी बीमारियां, माता रोग, चेचक रोग और दूसरे फ्लू फैलते थे, अब लगभग ये उसी पद्धति से फैल रहा है। तो वायु को रोक पाना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आपके घर में ही नहीं, आपके प्रतिष्ठान में ही नहीं, अगर उसके बगल वाले घर में, बगल वाले फ्लैट में भी किसी को इन्फेक्शन है, तो उसके घर के वातावरण से आने वाली हवा भी आपके घर में प्रवेश कर सकती है और आपको इन्फेक्शन दे सकती है। तो ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ,
इसका WHO जैसी संस्था को भी अंदाजा नहीं था। यद्यपि कुछ वैज्ञानिक लगातार इस पे शोध करके बता रहे थे, फिर भी उन लोगों ने ही सेंस नहीं किया, तो हमने भी सेंस नहीं किया। एक नंबर की बात तो ये है। दूसरी बात, हमने जब अपनी तैयारी की तो मेरा ज्यादा ध्यान PPE किट निर्माण करने में था, ICU निर्माण करने में था, वेंटिलेटर्स निर्माण करने में था। लेकिन ये जो वायरस की तीव्रता है, जहां पहले वाला वायरस 12वें दिन, 14वें दिन या एक हफ्ते बाद फेफड़े को संक्रमित कर रहा था, अब ये नए वाले वायरस जिनको हम कहते हैं ब्राजील के वेरिएंट या यूके के वेरिएंट या दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट, तो हमारे देश में यूके का जो वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा प्रभावी है और वो 3 से 5 दिन में ही फेफड़े को संक्रमित कर दे रहा है। तो हम पेशेंट को जल्दी से हॉस्पिटलाइज करने के बाद ICU और ऑक्सीजन की व्यवस्था में इतनी तीव्रता रख पाए, ये बात का अंदाजा नहीं था कि वो हमको इतना मौका देगा। पहले जो इन्फेक्शन होता था वो स्टेप अप होता था कि पहले बुखार आएगा, खांसी आएगा, फिर सांस लेने में दिक्कत होगी और जब सांस लेने में दिक्कत होगी तब आप अस्पताल जाइएगा। अब उतना वक्त नहीं देता है। 2-3 दिन के इन्फेक्शन के बाद ही वो सीधे बुखार से फेफड़ों पे डैमेज करके निमोनिया पैदा करके और सांस लेने की तकलीफ पैदा कर रहा है। ऑक्सीजन का लेवल तेजी से जा रहा है। तो इस तीव्रता का अंदाजा लगा पाना, हमें लगता है कि इसको सरकार की नाकामी या हमारे सिस्टम की नाकामी की मोहर लगाना हमको सही प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा है। और हमारे लिए बस एक ही उपाय है कि हम जो बातें पहले करते थे कि संक्रमित स्थानों पे केवल मास्क लगाते थे, हम कहीं भी रहें, यहाँ तक कि घर में भी रहें तो मास्क लगा के रखें। हमारे घर में कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं भी आ रहा है तो भी हम ये समझें कि उसके द्वारा कैरियर हो सकता है, उसके बोलने से उसको हो सकता है कि इन्फेक्शन ना हुआ हो लेकिन वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। तो हम मास्क लगा के रखें। अपने घर के वेंटिलेटर्स जो हैं, वेंटिलेशन की जो बातें हैं उनको, खिड़कियां, दरवाजा और ऊपर जो रोशनदान है उनको ठीक रखें। और जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है वो टेम्परेरी व्यवस्था लगा के, घर में कोई टेबल फैन है तो उसको खिड़की के सामने रख के बंद करके AC चलाने की तुलना में जो हमारे घर की गर्म हवा, खराब हवा है उसको बाहर फेंकने की तैयारी हम करें। हमें लगता है कि आज ऐसा समय आ गया है, जैसे पुराने समय में एक डॉक्टर जो है कोरोना वेरियर होता था, एक हेल्थ वर्कर कोरोना वेरियर होता था, समाज सेवी कोरोना वेरियर होता था। आज हमारे हर घर कोरोना वेरियर है और हर घर जो है कोरोना के सैनिक अपने पास रखे। इस विचारधारा से ही हम लड़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वाकई में इस वक्त जो स्थिति दिख रही है, वर्तमान स्थिति दिख रही है, हमें जो समझ में आ रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो ये हमें महसूस करने पे मजबूर कर रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर ये एयरबॉर्न है फिर तो सारे लोग इसके जद में हैं, सारे लोग इस खतरे के अंदर हैं। और तभी मुझे शायद समझ में आई ये बात कि क्यों ये कहा गया है कि बंद कार के अंदर भी आप मास्क लगा कर रहें, अपने अपने प्राइवेट स्पेस पर भी आप मास्क लगा कर रहें, क्योंकि अगर हवा से फैल रहा है तो फिर तो इस पे कोई रोका नहीं जा सकता इसको। तो ये हमें भी समझना होगा कि मास्क को जितना ज़्यादा हो सके, अगर आप कहीं भी 2 या 4 लोग हैं तो मास्क लगा कर रहें तो बेहतर रहेगा। इसे हम अमल में कितना ला पाएंगे पता नहीं है, लेकिन जानकारी होना बड़ी बात है। आपने कहा कि ये जो दूसरी वेव में जो जो कुछ भी हो रहा है, वायरस जो कुछ कर रहा है, जिस तरह से एक्शन में है, हमें बहुत समय नहीं मिलता। 2-3 दिन, और ये हमने भी देखा है कि अच्छा खासा खेलता हंसता बोलता इंसान 2-3 दिन में ही कोलैप्स करने लगता है, ये स्थिति हो जाती है। और गंभीरता जब होती है तो 2-3 घंटे में ही वो गंभीरता जो है वो अति गंभीरता की तरफ बढ़ने लगती है और हाथ से मामला निकल जाता है। एक सवाल बहुत ज़रूरी है सर, जो मैं जानना चाहती हूँ अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। खुदा ना खास्ता स्थिति गंभीर होने ही लगे तो हम किस तरह से उस प्रोसेस में जाएं जहाँ पे इलाज होना है? पहले हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? गंभीर होने के पहले क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? और अगर ऐसा कुछ हो जाए तो क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? और आज जो हमें देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करूंगी कि डॉक्टर नीरज खन्ना हमारे साथ हैं, आप अपने सवाल भी चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। जो आज की जो समस्या है हमारे आसपास घिरी हुई, जो खतरा है उससे जुड़ा हुआ। सर देखिए, एक बहुत बढ़िया बात आपने पूछी कि कैसे एसेस कर रहे हैं कि हम साधारण रूप से गंभीर की स्थिति में जा रहे हैं।
देखिए, पहली बात तो केवल बुखार को अंतिम लक्षण न समझें। कि लोगों का जब बुखार उतर जाता है तो वो सोचते हैं कि अब हमारी बीमारी ठीक हो गई है, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात कि जब उनको खांसी आती है तो वो दूसरी दूसरी चीजों से जोड़ दे रहे हैं। हमने ये बात देखी कि अपने सिम्टम को डिनाई कर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि कल रात में हमने फ्रिज का पानी पी लिया था, कल दही बड़ा खा लिया था, कल फलों का रस ले लिया था। उनके हृदय में एक चोर रहता है कि बुखार हमको परसों था, आज और खांसी आ रही ये है। हम सब लोग कर रहे हैं, ये हम सब लोग कर रहे हैं, मुझे कहने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं, ये हम सब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो जी। अगर बीमारी में पहली चीज होती है अवेयरनेस, तो अवेयरनेस का उल्टा होता है डिनायल। हम जागरूक होने की तुलना में उसको नकारते रह रहे हैं और ये भी सोचते हैं कि जिस डॉक्टर से हम सलाह लें वो हमको शायद दही बड़ा और रस वाली चीजों पे ही वो कंसंट्रेट हो जाए, कहीं कोविड कोरोना की नाम लेके वो जांच आंच ना कराए। तो डिनायल नहीं होना चाहिए, चीजों को स्पष्ट रखा जाए। दूसरे, हमारे देश में एक कॉमन प्रॉब्लम है, कोरोना की बात नहीं है, हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए राजी रहते हैं। जैसे जब कंठ तक पानी आ जाता है तब हम हाथ पैर मारना शुरू करते हैं। ये हमारी चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार सभी जगह बातें लागू होती है। जब परीक्षा की टाइम टेबल आ जाता है तब हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब मार्च क्लोजिंग आ जाती है तब बही खाता ठीक करते हैं। जब कोई समस्या आ जाती तब तक कहते रहते जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। हमारा सबसे बड़ा मंत्र जो होगा देखा जाएगा। तो ये जो इस मंत्र का जाप ना करके हमें ऐसा लगता है कि कुछ खराब ना हो अभी से पहले देखा जाए, ये वाले रास्ते पे चलना चाहिए। आपने पूछा कि गंभीरता का असेसमेंट कैसे करें। गंभीरता का असेसमेंट का सबसे बड़ा पैरामीटर है कि हर घर में हमने देखा कि 4-5 फोन होते हैं 20-20 हजार रुपए के, लेकिन 2 हजार रुपए का पल्स ऑक्सीमीटर नहीं होता है ना। तो पल्स ऑक्सीमीटर रखना बहुत जरूरी है। पल्स ऑक्सीमीटर रख के उसको 1 मिनट तक कुर्सी पे बैठ के ऑक्सीजन चेक करना चाहिए, मोबाइल डाटा वाईफाई ऑफ करके। इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में 1 मिनट का जो मिनिमम और मैक्सिमम लेवल है उसको एसेस करता रहना चाहिए। क्योंकि कुछ भी होगा तो सबसे पहले आपका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाएगा, और अगर ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो निश्चित रूप से आप अपने फैमिली डॉक्टर से तत्परता की बात करें। अस्पताल ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और फेबीफ्लू की तुलना में जो लाइफ सेविंग ड्रग है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसका सही वक्त से अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए तो हमें ऐसा लगता है कि जो छोटे लक्षण है वो गंभीर लक्षण होने तक ये एक बड़ा भारी ब्रिज है। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ब्रिज क्या है। एक, ऑक्सीजन को ठीक रखना, नापते रहना, और दूसरे कॉर्टिकोस्टेरॉइड नाम की जो दवाई है, जीवन रक्षक दवाई है, उसका वक्त पे सेवन करना, ना कि बड़ी और नई और महंगी दवा के पीछे दौड़ना। ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स कहाँ है, अस्पताल कहाँ है, इसके लिए भागना। दूसरा, एक आप पढ़ते होंगे अखबार में, टेलीविजन में, सब जगह दिखाया जाता है कि जब हम पेट के बल लेटते हैं, पीठ के बल आमतौर पे सोते हैं, लेकिन अगर हम पेट के बल लेटते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिक वेंटिलेटर है, वो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन की पहुंचने की रफ्तार को बढ़ा देता है। तो उससे भी 2 से 4 पॉइंट तक ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ना। तो अगर आप कुछ ना कर पा रही हो, किसी का 90 से नीचे जा रहा हो, तो उसको छाती के बल लिटा के रखें, 15-20 मिनट के ऐसे स्पेल्स करें तो ऑक्सीजन लेवल बराबर अच्छा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमारे श्रोताओं को अच्छे से अपने दिमाग में मोहर की तरह बैठा लेना चाहिए। मैं बहुत दिनों से ये अभी पढ़ रही थी कि अगर पेट के बल अगर हम लेटते हैं तो ऑक्सीजन लेवल में फर्क पड़ता है पॉजिटिवली। और आज सर आपने इसको वेरीफाई भी कर दिया, तो इसको वाकई में अगर हल्का फुल्का आपको कहीं लगता है तो आप खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अपने दोस्तों से कह रही हूँ। और एक बार फिर दोस्तों से अनुरोध करूंगी कि डॉक्टर साहब हमारे सामने हैं, अगर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आज के वक्त में जैसे मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टर्स के पास पहुंच पाना और उनसे कुछ पूछ पाना, जो भी आपके मन में है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के माहौल के लिए, आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीरज खन्ना हमारी बात का जवाब दे रहे हैं। सर, आप डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं, आपका नुस्खा रामबाण माना जाता है। और इस वक्त जो मैंने सुना है, जो मुझे मालूम है, हम सब जानते हैं कि अगर किसी इंसान को पहले से कुछ और बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हृदय रोग हो, थायराइड हो, उसके लिए ये
वायरस ज्यादा खतरनाक बन जाता है। तो क्या इस इन सारे रोग से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे, खास तौर पे शुगर के लिए, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी अपने आप में मानी जाती है। ये अच्छी बात है। देखिए, अभी से पहले तक जब डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस यानी कि डायबिटीज से होने वाली जो गंभीर बीमारियां हैं, उन पे वैज्ञानिकों का सारा ध्यान इस बात पे था कि वो खून की नलियों से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके लिए डायबिटीज से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होते हैं, अर्थात हृदय रोग, आंखों के रोग, किडनी रोग, हेमरेज, ये ऐसी बातें ज्यादा मानी जाती थी, पैरों के रोग। लेकिन जब कोविड काल आया तो ये देखा गया कि डायबिटीज के रोगियों में तुलनात्मक दृष्टि से आम रोगियों की तुलना में या आम जन की तुलना में डायबिटीज जैसे खून की नलियों के अंदर संकुचन पैदा करता है, सिकुड़न पैदा करती है, वैसे ही उतना ही ज्यादा इसका खराब असर हमारी इम्यूनिटी पे है। अर्थात डायबिटीज के रोगी का शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता तुलनात्मक दृष्टि से कम होती है, इसलिए उनको दूसरे दूसरे इन्फेक्शन होने की भी संभावना रहती है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन। लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है कि उनको जल्दी से वायरल इन्फेक्शन हो जाता हो, इस बात का अंदाजा नहीं था। तो मैं अपने श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग डायबिटीज के रोगी हैं, हृदय रोगी हैं, ब्लड प्रेशर है, उनके लक्षणों को नजरअंदाज न किया जाए और उनके इलाज में आम रोगियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा तीव्रता रखी जाए, यह मानते हुए कि इनको इन्फेक्शन जल्दी होने की संभावना है और इनका इन्फेक्शन जल्दी से तीव्र हो सकता है और इनके इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लड शुगर बढ़ सकता है और ब्लड शुगर बढ़ने से इन्फेक्शन का खतरा भी और बढ़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं वीसियस साइकिल। अर्थात डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा और जब इन्फेक्शन तेजी से फैलेगा तो शुगर तेजी से बढ़ेगा और जब शुगर तेजी से बढ़ेगा तो पुनः रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी कम होकर इन्फेक्शन होगा और दवाइयां इतनी ज्यादा कारगर नहीं होंगी। तो ऐसे रोगियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर के रोगी भी उसी कैटेगरी में आते हैं। आपने थायराइड का भी नाम लिया। थायराइड रोगियों को प्रत्यक्षता इतना खतरा नहीं है जितना डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के रोगियों को रहता है, लेकिन थायराइड के रोगियों के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होता है, अर्थात उनके शरीर में पानी रुकता है। तो पानी जब रुकता है और उनकी दवाइयां ठीक से नहीं ले रहे हैं तो शरीर में थोड़ा मोटापा जैसा महसूस होता है और इसका असर हृदय की झिल्ली और फेफड़े की झिल्ली पे भी पड़ता है, वहां पे भी थोड़ा सूजन आ सकती है और जिसकी वजह से आपको कोविड जैसे संक्रमण को ट्रीट करने में परेशानी आ सकती है या संक्रमण की तीव्रता बढ़ सकती है। तो इस तरीके से इन रोगियों को आम रोगियों की तुलना में विशेष ख्याल रखना चाहिए और अपनी संक्रमण के साथ साथ अपनी जो पुरानी गंभीर बीमारी है उसको भी नियंत्रित रखने के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए, उनको भी और उनके चिकित्सक को भी। इसमें मैं आपने एक बात नहीं पूछी है, फिर भी हमें बताना उचित समझते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो चलता है लाइफ सेविंग के लिए, निमोनिया को कम करने के लिए, ऑक्सीजन के स्तर को ठीक रखने के लिए, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो कभी कभी जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो जो खाने वाली गोलियां हैं वो डायबिटीज को नियंत्रित नहीं कर पाती हैं। अगर शुगर लगातार बढ़ा हुआ रहता है, 300-400 से ऊपर रह रहा है और आप दवाइयां स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो बेहतर होगा कि अपने चिकित्सक से परामर्श लेके गोलियों की तुलना में इंसुलिन पे शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि इंसुलिन पे जब तक शिफ्ट नहीं करेंगे तब तक शुगर कंट्रोल नहीं आएगा और बीमारी दोनों बीमारियों पे नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। तो ये OHA से, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट से इंसुलिन पे शिफ्ट करना, ये बहुत बड़ा क्रक्स पॉइंट है, इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। अभी सभी श्रोताओं को अपने आसपास के लोगों को जो इनसे सफर करते हैं उन तक ये समाचार जाना चाहिए कि अगर गोलियों से नियंत्रित नहीं हो रहा है तो इंसुलिन तात्कालिक, वो हमेशा इंसुलिन नहीं लेना पड़ेगा, जैसे इन्फेक्शन ठीक होगा पुनः आप खाने वाली गोलियों पे आ सकते हैं। जी सर, मैं इसी में एक सवाल ये आपसे जोड़ने वाली ही थी कि अगर ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं, उनकी दवाई रेगुलर चल रही है, तो आजकल कुछ दवाइयाँ जो हमें कहा जाता है कि आप इसे पहले से प्रिकॉशन के तौर पे ले सकते हैं, बुखार की हो, जुकाम की हो, एंटीबायोटिक हो,
तो क्या जो दवाइयाँ पहले से खा रहे हैं, जो गंभीर रोग के मरीज हैं, क्या वो भी कोई भी दवा दवा ऐसे शुरू कर सकते हैं अपने मन से? देखिए, जो आम तौर पे 2-3 दवाइयां बताई जाती हैं, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन या गिलोय घनवटी, ऐसी जो दवाइयां हैं, अमूमन ऐसे देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग या थायराइड के जो गंभीर रोगी हैं, इनकी दवाइयों से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं है, अर्थात वो दवाइयां आपस में लड़ेंगी नहीं और ये इन लोगों के लिए सुरक्षित है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि गूगल पे या सोशल मीडिया के मैसेज पढ़ के दवा लेने से अच्छा है कि अपने पारिवारिक चिकित्सक से परामर्श के साथ ही कोई दवा ले, क्योंकि वो एक ज्योतिष की भांति आपके शरीर की क्रिया, आपकी फिजियोलॉजी को अच्छे से समझता है। तो वो आपको, मान लीजिए, उदाहरण दे रहे हैं कि मान लीजिए आपने एजिथ्रोमाइसिन खा ली, लेकिन आपको पेप्टिक अल्सर है, ये वही जानता है, तो वो बताएगा कि भाई तुम नाश्ता करने के 2 घंटे बाद लेना, तो तुमको एसिडिटी नहीं होगी। अगर पहली गोली खाने से कोई एसिडिटी हो जाएगी तो आप कहेंगे कि दवा खाने से हमको उल्टी हो गया। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी सावधानी वाली भी दवा, बचाव वाली भी दवा लें तो अपने पारिवारिक चिकित्सक के संज्ञान में ही ले, है ना। अपने आप को खुद एक्सपर्ट या अल्टीमेट बंदा ना समझे कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, सब जगह एविडेंस है, गाइडलाइन में है। सबसे अच्छी गाइडलाइन हमारा पारिवारिक चिकित्सक होता है, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के बारे में विशेष रूप से जानकारी ज्योतिषाचार्य की तरह रखता है। बिल्कुल सही आपने कहा, और ये बात हम महसूस भी कर पाते हैं। और इस समय बहुत सावधानी की ज़रूरत है कि अगर पहले से कोई गंभीर रोग है, जिसको हम आमतौर पे गंभीर नहीं मानते हैं, मगर वो जीवन भर का रोग होता है, जैसे चाहे वो शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, हृदय रोग, कुछ ऐसे होते हैं, तो उस समय अगर कोई दवाइयाँ चल रही हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि बाकी दवाइयों के लिए पहले अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, अपने आप खुद के एक्सपर्ट ना बने। खतरा किधर किसी भी तरह से किसी भी रूप में आने को तैयार बैठा है, तो हम सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। एक बार फिर मैं सारे अपने दोस्तों को जो इस समय हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर नीरज खन्ना को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि आपके पास कोई भी सवाल है तो उनसे पूछें। और मैं ये मान नहीं सकती कि आपके पास कोई सवाल नहीं होगा। इस वक्त चारों ओर जिस तरह का माहौल है, डॉक्टर से पूछने के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। सर, राजेश दीक्षित जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल 90 होता है, 90 जाता है, फिर 95-94 हो जाता है, फिर मतलब ऐसे फ्लक्चुएट अगर कर रहा है, तो ये कोई सीरियस बात है या नॉर्मल बात है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऑक्सीजन लेवल जब भी आप नापेंगे 1 मिनट तक ना, तो वो एक स्थिर स्थिर गिनती नहीं होती है, वो रेंज में ही रहती है। अगर 90 से 95 तक जा रहा है तो पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है। हमको ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता तब होती है जब वो लगातार 90 से नीचे रहे। अगर वो 95 छू रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ, अगर श्वसन क्रिया से संबंधित, मेरा पूरी आस्था है कि आप, एक जो हमने आपको पद्धति बताई कि आप छाती के बल लेटें, दूसरी मेरी आस्था है कि आप अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो उस लेवल को आप थोड़ा अच्छा रख सकते हैं। दवाइयों के साथ सही से जीवन रक्षक औषधियों को लेते हैं तो 90 से 95 तक अगर वो छू रहा है तो पैनिक बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर अंदेशा देता है कि आप थोड़ा ज्यादा सावधान होके कुछ ये बातें, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल की तुलना में जो साधारण बातें बताई जा रही हैं, पेट के बल लेटना, नंबर 1। नंबर 2, प्राणायाम। मैं बार बार कहता हूं कि प्राणायाम एक बहुत अच्छी पद्धति है, खास तौर से नाड़ी शोधन प्राणायाम। और आजकल जब हम सवेरे सो के उठते हैं तो एक दूसरे से गुड मॉर्निंग करके पूछते भी हैं कि आपने क्या नाश्ता पानी किया। तो मैं ये कहूंगा कि अब हम लोग जब एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करें आज के टाइम में, तो उससे ये ना पूछे क्या नाश्ता पानी किया, हम बल्कि उससे ये किया कि आपने क्या हवा पानी किया, अर्थात आपने पानी पिया होगा तो हवा कितनी देर ली, अर्थात आपने प्राणायाम कितना किया, ये करें। और घर में जो बड़े बच्चे हैं वो कमांडर बन के अपने एल्डरली पेरेंट्स जो हैं, मम्मी, चाची, दादी, सबको प्राणायाम करा लें। पहले प्राणायाम तब जलपान वाला हमको कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। और हमें ऐसा लगता है कि हम ऊपर अपनी खुली धूप में रहें थोड़ी देर प्रातःकालीन 6 से 7 के बीच में, और उस समय ऑक्सीजन लेवल भी छत पे बहुत अच्छा होता है, तो वहां पे टहलें, प्राणायाम करें। तो ये जो आपका 90 टच कर रहा है, ये ऑटोमेटिक 94-95 आने लगेगा, हमको पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है। तो बंद जगहों पे टहलना, बंद जगहों पे व्यायाम करने की जगह शाम को भी
आप छत पे ही टेबल कुर्सी डाल के 3-4 घंटे बैठे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कमरे में टीवी के आगे बैठना, एसी चला के बैठना, पैर पसार के बैठना, इसकी तुलना में ज्यादा अच्छा है कि छत पे ही बच्चों के साथ। हम तो आपको इस मंच के माध्यम से ये संदेशा देंगे कि हम क्यों ना 30-40 साल पहले वाली जिंदगी जिए कि जब गर्मी में शाम हो जाती थी तो हम सब लोग छत पे ही रहते थे और छत पे सो भी जाते थे। हमें ऐसा लगता है कि कमरे की तुलना में अगर हम छत पे ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो संक्रमण दर वैसे भी कम हो जाएगा। लेकिन ये बहुत खतरों के खिलाड़ी होने वाली बात है सर, क्योंकि ये जो वायरस है वो एयरबॉर्न है और हमें खुली हवा भी चाहिए, तो बहुत प्रिकॉशन लेना होगा, डबल मास्क नहीं, लगाने की जरूरत है। जी। यहाँ पे थोड़ा आपको अपनी समझ को और स्पष्ट कर लेना होगा। एयरबॉर्न का तात्पर्य ये नहीं है कि ये बहुत दूर की हवा से आ जाएगा। आपके बंद कमरों में जो हवा में ये फंसा है उसमें ये टहलता रहेगा, तो ऊपर जो हवा का ब्लो लगातार रहता है, छत पे हवा का जैसे एक तालाब और एक नदी और एक समुद्र ऐसे समझिए। तो तालाब में रहने वाली चीजें स्थिर ज्यादा रहती हैं और नदी और समुद्र में चीज ज्यादा बहाव थे। तो ऊपर कमरे की तुलना में छत पे हवा का बहाव ज्यादा तीव्र है, इसलिए आपके संक्रमण होने की तुलना वहां पे संभावना कम हो जाएगी। बिल्कुल, अब स्पष्ट हो गया। जैसे जैसे रुका हुआ पानी सड़ने लगता है, रुकी हुई हवा हाँ, भी खराब हो सकती आप है। जितनी और बंद जगहों पे रहेंगे, थंब रूल इसको हम बोलेंगे। थंब रूल विज्ञान में उसे कहते हैं जो सबसे बड़ा अकाट्य नियम है। जितना बंद जगहों पे रहेंगे संक्रमण होने की संभावना ज्यादा रहेगी, जितना खुली जगहों पे रहेंगे संक्रमण होने की संभावना कम रहेगी। जितना खुली जगह रहेंगे वहां जल्दी ठीक होने की संभावना ज्यादा रहेगी। इसीलिए प्राचीन काल में जो जल्दी ठीक नहीं होता था उसको कहते थे कि हवा पानी बदलने के लिए गांव चले गए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज भी हम लोग रिसोर्ट चले जाते हैं या फार्म हाउस पे चले जाते हैं, तो इस बात को, हमारे पास रिसोर्ट फार्म हाउस नहीं है लेकिन ईश्वर की दी हुई अगर छत है तो वो भी हमारे हवा पानी को बदलेगी। क्या बात है, और बहुत पॉजिटिविटी, विचारों की सकारात्मकता आपसे हमेशा मिलती है सर, और आज भी मिल रही है। अलका बरनवाल जी ने पूछा है एक सवाल कि छोटे बच्चों के लिए क्या विशेष सावधानियां बरतनी जरूरी हैं, छोटे बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया बात पूछी है, बहुत अच्छा। हम इनके प्रश्न के लिए ताली बजाते हैं। देखिए, छोटे बच्चों की सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखना है कि इनको जो घर में संक्रमित लोग हैं या संक्रमण के बाहर भीतर ज्यादा जाते आते हैं, तो बच्चों को उनके संपर्क में थोड़ा कम रखें। और अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है और घर में बाकी लोगों को संक्रमण है तो जो आइवरमेक्टिन नाम की दवाई है लो डोज में, उसको एहतियात के तौर पे बच्चों में देने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। पुनः पुनः ये आपसे कहना चाहेंगे कि अपने पेडियाट्रिशियन या बच्चों के डॉक्टर की सलाह के साथ। तो जो लोग घर से ज्यादा बाहर जाते आते हैं उनको संक्रमण नहीं है, लेकिन वो कैरियर हो सकते हैं। और बच्चा डेवलपिंग फेस में होता है तो उसकी इम्यूनिटी जो है बिल्डअप नहीं होती है, तो उसको थोड़ा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। इसलिए जो लोग बच्चों की परवरिश में हैं वो बाहर ज्यादा ना जाएं। बाहर जाने वाले लोग बच्चों के बहुत क्लोज संपर्क में ना रहें। और दूसरी बात ये कहेंगे कि पुनः पुनः कि बच्चों को खुले स्थान पे खेलने की अनुमति दिया जाए, ना कि बंद कमरे में टैबलेट और मोबाइल से खेलने की आदत डाली जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए और उनके साथ थोड़ा दौड़ा भागी करना जिससे उनके फेफड़े मजबूत हो, इससे ना रोका जाए, है ना। क्योंकि सारी लड़ाई फेफड़े की है। आजकल हमको दिल के स्थान पे फेफड़ा लेके आना पड़ेगा। पहले हम आपसे कहते थे कि हम आपको बहुत दिल से चाहते हैं, अब हमें फेफड़ा मजबूत रखना है और हमारा आपका रिश्ता हमको बहुत मजबूत रखना है। अगर जीवन भर अटूट रखना है तो हम आपसे अब कहा करेंगे कि हम आपको बहुत फेफड़े से चाहते हैं। तो सारा ध्यान दिल से हटा के फेफड़े पे लगा दीजिए। क्या बात है। और मुझे लगता है कि शायद पहले से ही ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत बड़ी कीमत देकर हम ये चीज़ें मालूम कर पा रहे हैं। फेफड़ा मजबूत होना, सांस लेना और ऑक्सीजन को पूरी तरह से अंदर इनहेल कर पाना, ये हमेशा से हमारे लिए ज़रूरी था। लेकिन अब हम समझ पा रहे हैं, और अगर समझ जाए तो अब भी कोई देर नहीं हुई है।
अर्चना दास अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा सवाल किया, लेकिन ये मेरे कार्यक्रम के दूसरे पार्ट में आएगा, इसलिए सवाल को अभी मैं रोक रही हूँ। आशीष विद्यार्थी जी हैं, भैया उन्होंने कहा है कि हम दोनों यानी वो उनकी वाइफ आपके पेशेंट हैं, कोई लक्षण नहीं है उनको, लेकिन वो रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव है और आपकी दवा के साथ ही वो कोरोना की दवा ले रहे हैं और घर पे आराम कर रहे हैं। तो आशीष जी, आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं, जल्दी से अच्छे हो जाइए, क्योंकि मजबूत लोग लड़ के जीतते हैं, ये हमको मालूम है। सर, सतीश, सॉरी, मनीष चौरसिया जी हैं। मनीष चौरसिया जी एक सवाल आपसे कर रहे हैं। मनीष जी ने लिखा है कि उनके कोई मित्र हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं और घर में ही आइसोलेटेड हैं और 6 दिन हो गए हैं उनको आइसोलेट हुए। कल से उनकी चेस्ट में काफी कफ बन रहा है, महसूस हो रहा है। अब वो बार बार भाप ले रहे हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। अब क्या करना चाहिए उनको? बहुत ये अच्छा, मनीष जी ने पूछा है। ये भी प्रश्न ताली बजाने वाला है मैडम, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले तक ये बात मानी जाती थी कि केवल ऑक्सीजन, डेक्सोना और जीवन रक्षक औषधियां, एंटीवायरल दिया जाए। ये जो इनके लक्षण बता रहे हैं, ये ऐसा बताते हैं कि जो सांस की नली है वो उसमें कफ जम गया है, जिसको हम लोग ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कहते हैं ना। आपको भी समझा दे, बहुत सरल बात है। सांस की नलियों में अंदर अंदर अंदरूनी सूजन आ जाती है और अंदरूनी सूजन आने की वजह से कफ जो हमारे शरीर में बनता है वो बाहर निकल नहीं पाता है और हम सांस ठीक से ले तो लेते हैं लेकिन बाहर छोड़ नहीं पाते हैं ना। तो इसका इलाज करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर ये कफ सिरप और भाप की तुलना में अगर इनहेलर्स चिकित्सा लें, इनहेलर पद्धति से, जैसे कुछ एरोकॉर्ड, ब्यूडीकॉर्ड, लिवोलिन, सेरोफ्लो, ऐसे अपने डॉक्टर से पहले उस डॉक्टर की तरफ इस तरफ ध्यान आकर्षित करें तो इनको तुरंत आराम मिल जाएगा। यदि ये इनहेलर पद्धति से अपनी दवाई लें तो इनको जो कफ निकल नहीं रहा है, जकड़न हो रही है, ऐसा लग रहा है कि एक बार कफ निकल जाए तो आराम मिलेगा, तो निश्चित रूप से इनहेलर इज द रामबाण। और हमारे गाइडलाइन में भी इसको इंक्लूड कर लिया गया है कि माइल्ड टू मॉडरेट। आपको ये भी बताना उचित समझते हैं कि कोरोना का संक्रमण जब ठीक हो जाता है तब ये सेकेंड फेज में सांस की नलियों में सिकुड़न आना, उसमें कफ बनना, उसमें सूजन आना, ये फेज है। इसको बीमारी का ही हिस्सा समझा जाए, ना कि हल्के में छोड़ने वाली बात है ना। तो जो बहुत दिनों बाद छाती में दर्द बना रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, वो बहुत बड़े लक्षण की तरफ इशारा नहीं करता है, वो अंदरूनी सांस की नलियों में सूजन और सिकुड़न की तरफ इशारा करता है। और इनहेलर पद्धति से अगर दवाई ली जाएगी तो इसमें तत्काल आराम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज खन्ना साहब आपका। एक बात में इनकी जो इन्होंने लिखा है मनीष जी ने कि उनके मित्र कोरोना पॉजिटिव हैं, घर में ही आइसोलेटेड हैं और 6 दिन हो गया, तो उम्मीद करती हूँ कि या तो वो सही हो रहे होंगे, कल से उन्हें प्रॉब्लम हुई है। मेरा एक सवाल है जो कि मैं कभी कभी आशंकित भी होती हूँ इन चीज़ों को लेके, कि अगर आप पॉजिटिव हैं और घर में हैं, घर में कुछ लोग ऑक्सीजन भी घर पे ही लगवा लेते हैं अगर अगर जरूरत ऑक्सीजन की होती है, तो क्या ये सही है? क्या ये कम खतरनाक होगा कि अगर हम घर पे ही अपना इंतजाम कर लेते हैं? हम कब ये डिसाइड करें कि हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, हमें कब ये महसूस हो सकता है? जी, बहुत अच्छी बात है कि आपका कहने का मतलब है कि ज्यादा सिक होने की क्या लक्षण है ना, घर में मेंटेन किया जाए कि अस्पताल लेके दौड़ा जाए। अगर केवल ऑक्सीजन लेवल कम है और अब फिर भी आप ठीक हैं तो इस लक्षण को कमजोर लक्षण ना समझा जाए। यहाँ पे हम आपको एक प्रसंग बताना चाहते हैं, उसका नाम है हैप्पी हाइपोक्सिया। कभी कभी इंसान के ऑक्सीजन लेवल 50-60 तक भी चला जाता है लेकिन उसको ऊपरी कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। आमतौर पे अगर 90 से नीचे ऑक्सीजन जाएगा तो सांस लेने में तकलीफ होना, बेचैनी होना, ज्यादा थकावट महसूस होना, एक कदम चलने पे भी पसीना आना, ऐसे लक्षण होंगे जिनको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया उसे कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल तो कम है लेकिन लक्षण कोई नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसको घर में मेंटेन करें कि बाहर मेंटेन करें, इसके लिए ज्यादा जरूरी होता है कुछ और बातों को जान लिया जाए, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेटरी मार्कर। केवल ऑक्सीजन लेवल नहीं, जैसे इंटरल्यूकिन,
डी डाइमर और सीरम फेरेटिन। मैं फिर से आप इन टेस्ट का नाम बता रही हूँ। अपना फेरेटिन लेवल, डी डाइमर, इंटरल्यूकिन और सीआरपी, ये जो जांच की बैटरी है, इसको तीसरे दिन जरूर करा लें बीमार होने के बाद, क्योंकि ये बताता है कि कोरोना इन्फेक्शन के बाद हमारे हृदय पे, खून की नलियों पे और खून के अंदर थक्का जमने की संभावना तो ज्यादा नहीं हो रही है। अगर ये मार्कर कम है और आपको हाइपोक्सिया के लक्षण भी ज्यादा नहीं है, तब तो आप घर पे रह सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन भी कम है और ये मार्कर भी बढ़े हुए हैं, देन यू शुड गो टू दी हॉस्पिटल। दिस इज द थंब रूल। ये बेहतर बात है। तो हम अपने श्रोताओं को ये बताना चाह रहे हैं कि केवल ऑक्सीजन पे ध्यान केंद्रित ना करें, ये जो मार्कर्स हैं इनको जरूर रखें, क्योंकि हॉस्पिटल में या कहीं भी मॉर्टेलिटी होती है तो उसमें केवल निमोनिया कारण नहीं होता है। खून की नलियों में थक्का जमना, हृदय की नलियों में थक्का जमना, इससे मृत्यु ज्यादा होती है। और ये इन टेस्ट से इस मार्कर के बारे में हमको पूरी जानकारी मिल जाती है। तो ये दोनों चीजों का असेसमेंट करना है, ऑक्सीजन लेवल भी और ये मार्कर भी। अगर दोनों गड़बड़ है तब हमको हॉस्पिटल की तरफ जाना है। मार्कर ठीक है और केवल ऑक्सीजन 90-92 है या 90 के आसपास है तो हम घर में मेंटेन कर सकते हैं। ये सीधी सी बात है। लेकिन हमेशा ये कहेंगे कि जैसे मोबाइल आपके लिए निरुपयोगी हो जाता है अगर नेटवर्क ना हो, अगर आपकी कोई भी चिकित्सा अनुपयोगी हो जाती है अगर आपसे डॉक्टर का संबंध नहीं है ना, तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही सारी बात करें। इतना सुंदर तरीके से आपने इतने कठिन विज्ञान को एक्सप्लेन किया डॉक्टर नीरज खन्ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ। मनीष सरसिया जी भी लिख रहे हैं कि बहुत ही पॉजिटिव लाइव ये हो रहा है और वो अपने मित्र तक ये सुझाव पहुंचाएंगे आपका। बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, आपकी एक एक बात हमारे सुनने वाले दोस्तों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस लाइव को आप बाद में भी सुन सकते हैं, जहां आपकी कोई बात छूट गई हो, सर ने कहा है वो सब कुछ। और आप अपने सवाल पूछिए, क्योंकि ये बहुत ही खास मौका, ऐसा मौका आज हम सब ढूंढ रहे हैं कि डॉक्टर के पास पहुंचे और कोई सवाल पूछे जो हमारे लिए जरूरी है पूछना। तो आप ये लाइव के जरिए पूछ सकते हैं। सर, एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है। हम जो भी इंसान बीमार होता है, कोरोना पॉजिटिव हुआ अगर ईश्वर ना करे, लेकिन फिर ठीक हो गया, उसका नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। कुछ लोग पॉजिटिव होने के बाद भी लगातार काम कर रहे हैं, मतलब घर में जाके काम, घर के बाहर जाके काम कर रहे हैं, और जब तक कि उनका शरीर साथ दे रहा है कि बीमार नहीं है, बुखार नहीं है, या वो उनके अंदर ताकत बनी हुई है, वो काम कर रहे हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उनको काम पे आने से रोक दिया गया है तो अलग बात है, वरना वो रूटीन में है और नेगेटिव होने के बाद फिर तुरंत काम पर लौट रहे हैं। तो ये बीमारी कितने दिन बाद वापस पुरानी साइकिल पे लौटने की हमें इजाजत देती है? यानी अगर हम पॉजिटिव हो फिर नेगेटिव हो जाएं, उसके बाद हम फिर कब से अपने आप को नॉर्मल ट्रीटमेंट देना शुरू करें अपने आप को, कि वापस लौट आए तो पुरानी दिनचर्या पर? ये प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव माने व्यक्ति विशेष पे निर्भर करता है। आमतौर पे अगर कोरोना की जो रिपोर्ट है वो इन्फेक्शन होने के 10 से 14 दिन के बीच में, किसी किसी को 10 से 21 दिन के बीच में नेगेटिव रिपोर्ट आती है। लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आते ही मान हम अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ समझने लगे। ये बात डिपेंड करेगी कि आपको अपनी दिनचर्या करने में ज्यादा थकावट, पसीना नहीं हो रहा है, आपको ज्यादा बोलने से थकावट नहीं महसूस हो रही है। अगर आपको अपनी दिनचर्या करने में परेशानी आ रही है, बोलने में थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा सा ज्यादा चलते हैं फिर से खांसी आने लगती है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल इन्फेक्शन शरीर से गया है। अर्थात जैसे बाढ़ का पानी तो चला गया है वापस, लेकिन वहां पे बहुत सी गंदगी छोड़ के चला गया है, वहां पे अभी हम फिर हमारा जाना आना अभी वहां पे संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको ये लक्षण है तो वो हमको रेस्ट मांगता है और हमको लगता है कि इसके इलाज में रेस्ट इज बेस्ट। तो जो लोग पॉजिटिव होते हुए भी आराम नहीं करते हैं, आपको बताना चाहेंगे कि इन्फेक्शन होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत बढ़ जाता है। इससे हमारे शरीर का प्रोटीन गलने लगता है, मांसपेशियां गलने लगती हैं, तो वो आपको दुर्बल कर देंगी। दुर्बलता से निजात पाने में बहुत टाइम लग जाएगा।
रिपोर्ट नेगेटिव होगा, सीटी स्कैन नेगेटिव होगा, लेकिन जो मसल लॉस हो चुका होगा वो इतनी जल्दी पूर्ति नहीं होगा। तो आराम बहुत बड़ा काम है ना। तो काम बहुत बड़ा काम नहीं, यहाँ आराम बहुत बड़ा काम है। तो इस आराम को भी एक इलाज का बहुत बड़ा हिस्सा समझा जाए, और व्यक्तिगत शक्ति कितनी है तदनुरूप क्रमशः अपने काम में आगे बढ़ा जाए, ना कि जंप कर जाए। एक बात यहाँ आपने बहुत अच्छी पूछी कि कुछ लोगों को लक्षण हो, मतलब इन पॉजिटिव होते हुए भी इतनी कमजोरी नहीं महसूस होती, वो अपना काम करते हैं। उनके लिए मैंने विशेष रूप से संदेशा दिया कि भले ही बुखार ठीक हो जाता है, खांसी ठीक हो जाती है, लेकिन अंदर की जो धातुएं होती हैं, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं, वो बहुत जल्दी रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो इस दौरान प्रोटीन रिच डाइट लेना, अर्थात हमारे खाने में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए। हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है इस बीमारी में, तो आयरन रिच डाइट होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, तो ठीक से पानी पीना, ठीक से हीमोग्लोबिन का ख्याल रखना, ठीक से प्रोटीन का ख्याल रखना, ये अगर आप करेंगे तो बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी से आप जल्दी निजात पा लेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वीना मल्होत्रा जी ने शायद वीना मेहरोत्रा जी ने शायद बाद में लाइव ज्वाइन किया है, क्योंकि वो पूछ रही है कि सर मार्कर क्या होता है, आप जानना चाहती हैं। सर ने बताया है अच्छा, मार्कर क्या होता है। लेकिन हम सर फिर मैं भी चाहती हूँ इनके कि आप एक प्रश्न बार का संक्षेप में फिर बता दें, ताकि जिन्होंने बाद में हाँ ज्वाइन किया वो ये। जी हाँ, ये ऐसे, इनको हम लोग इन्फ्लामेटरी मार्कर कहते हैं। तो ये वो टेस्ट होते हैं जो हमारे शरीर में जो लक्षण हो रहे हैं उनके अतिरिक्त बीमारी की गंभीरता के द्योतक होते हैं। जिन बीमारियों के लक्षण नहीं भी हो रहे हैं उनको हम इन मार्कर की वजह से जान सकते हैं। जैसे कोरोना के बाद होने वाला हृदयघात, कोरोना के बाद होने वाला खून की नलियों में थक्का जमना, ये सारी बातें जिससे कोरोना की गंभीरता का अंदाजा लगता है या कोरोना से अंदर अंदर नुकसान हो रहा है, इस बात को जांचने के लिए जो संकेत होते हैं उनको मार्कर कहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं उस सवाल पर जाऊंगी जिसको मैंने काफी पीछे छोड़ दिया था। अर्चना दास अग्रवाल जी का वो सवाल था कि मोरल बूस्टअप के लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए डॉक्टर नीरज खन्ना भी एक एक्सपर्ट माने जाते हैं उस काम के लिए भी, कि कैसे मरीज का मोरल बूस्टअप करना है। और सर आपकी हाँ, कुछ चीजें, आपने मुझे वाइटल्स की बात कही थी, वाइटल्स पे भी हमें ध्यान देना है, तो मैं चाहूंगी कि वो क्या है आप हमें बताएं। और ईच वन कि आगे आपने आज एक नया फार्मूला बनाया है, मैं चाहती हूँ आप उसके बारे में बताएं। साथ ही दोस्तों से मैं हाँ, बोलूंगी अगर आपका कोई सवाल है तो आप सर से पूछ सकते हैं, हमारा लाइव अभी चल रहा है। जी सर। देखिए अभी कुछ दिन पहले हमारी रामनवमी बीती है। हमने भगवान के जन्मोत्सव को मनाया है, उनके उपासना किया, उनका गुणगान किया। मैं उन मैडम के प्रश्न का उत्तर देने के पहले एक छोटी सी चौपाई कोट करना चाहूंगा रामचरितमानस की, कि उन्होंने लिखा है कि करुणामय रघुनाथ गोसाई, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाही अहि पीर पराई। जिन जिन भगवान का हमने जन्म मनाया है वो बहुत ज्यादा करुणाशील हैं, वो दूसरों की परेशानियों को बहुत जल्दी एसेस कर लेते हैं, है ना। तो मोरल बूस्टअप क्या करने बात का है। सबसे अच्छा तरीका ये है कि सर अपना मैं यहाँ मोरल। पे एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी कि जब आप किसी ईश्वर को मानते हैं, आपका कोई इष्ट देव होता है, कोई ईश्वर होता है, तो डॉक्टर नीरज खन्ना से आप ये बात समझ सकते हैं कि उसकी जो अच्छाई है, केवल पूजा करना, दीप धूप बत्ती दिखाना, उसके नाम पे लड़ाई करना, ये आपकी भक्ति को साबित नहीं करता। उसके अच्छे गुणों को अगर आप आत्मसात करते हैं, तब शायद उस भक्ति का भी कोई मतलब होता है। तो बिल्कुल सही है, हमने भगवान राम को करुणामय कहा है, तो उसको लेके एक डॉक्टर के तौर पे वो कितना कुछ कर पाते हैं ये हम जान रहे हैं। तो ये हमारे अपने मोरल बूस्टअप करने का तरीका ये होता है। आप याद करिए कि बचपन में जब मम्मी दूसरों को खाना खिला देती थी और जब उनसे कहा जाता था कि आप भी खाना खा लीजिए, तो वो कहती थी कि बेटा तुमने खा लिया, पेट हमारा भर गया।
और उनके चेहरे पे असीम शांति और खुशी होती थी, है ना। तो बस अगर हमें अपना मोरल बूस्टअप करना होगा तो हमको जरूरी होगा कि हम दूसरों की परेशानी को जल्दी से महसूस करें और उसका हित चिंतन करें। बाकी जो बातें आजकल बताई जाती हैं हम उससे ज्यादा वास्ता नहीं रखते हैं कि हम मेडिटेशन करें, हम बहुत ज्यादा एकांत में बैठें, हम अपना बहुत देर तक भगवान का जाप करें। हमें लगता है कि खुद का मोरल बूस्टअप करने के लिए दूसरों का हित चिंतन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम डॉक्टर लोग किसी रोगी को ठीक करते हैं आजकल, तो हम उसके 4 वाइटल्स देखते हैं कि उसका पल्स ठीक है, उसका ऑक्सीजन ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसका टेम्परेचर ठीक है। हमें लगता है कि वैसे ही हमारा जो मेंटल स्टेटस है उसके भी वाइटल्स होते हैं ना। अगर हमारी अच्छी भावना है, हम भले ही किसी को कुछ दे ले पाए ना कर पाए, लेकिन हम उसका बारे में जब भगवान के कमरे में बैठते हैं ना तो हम सबके बारे में एक बार रिवाइज कर लें कि वो दिल्ली वाली चाची ठीक हो जाए, वो जो उनकी बहू बीमार है वो ठीक हो जाए। विश्वास कीजिए, ये आपका जो हित चिंतन है यही आपका मोरल बूस्टअप करेगा और आपके विचार उस तक टेलीपैथी के माध्यम से पहुंच जाते हैं। तो हमारी अच्छी भावना होना, हमारा अच्छा व्यवहार होना और हम अपनी वाणी से अगर हालचाल भी पूछ लेते हैं तो उससे मनोबल बढ़ जाता है। और कुछ ना कुछ योगदान, किसी भी रूप में योगदान आप करते हैं, ज्ञान के रूप में, अर्थ के रूप में, या कुछ भी ना करें तो थोड़ी देर परेशानियां सुन ही ले, है ना। तो ये जो वाइटल्स हैं, जैसे मेडिकल के वाइटल्स हैं, वैसे हमारे ये वाइटल्स, अगर हमारी अपनी ये 4 चीजें ठीक हैं तो हमारा मोरल कभी खराब नहीं होने वाला है। हम एकांत में रहेंगे, अपनी बीमारी के बारे में शोध करते रहेंगे, अपने ऑक्सीजन को दिन भर में 10 बार चेक करेंगे, इससे मोरल डाउन होगा। दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे, अपना हमने वाणी से, अपने व्यवहार से और अपने योगदान से दुनिया के लिए हम क्या कर पा रहे हैं, अगर हम इसका रोज असेसमेंट करेंगे ना, हमें लगता है कि हमें मोरल डाउन होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम इस बातों का पालन करें तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे देश में मोरल डाउन होने का कोई वजह नहीं बनती है। जी सर, और आपका जो एक नया फॉर्मूला आपने एज ए डॉक्टर सोचा है वो भी हमसे शेयर करें आप। जी हाँ जी, हमने आज से आपसे कहा था कि हम ये कहना चाहते हैं कि एक रशियन क्रांति थी, जब वहां पे देखा गया कि लोग बहुत अशिक्षा के अंधकार में डूब रहे हैं, तो वहां की सरकार ने एक फॉर्मूला दिया कि ईच वन टीच वन, कि हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को पढ़ाए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि ईच वन ट्रीट वन, हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति को ट्रीट करे। तो ट्रीट का करने का मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दवा बताए, उसका दुख सुख सुनना, उसकी किसी भी प्रकार से मदद करना। अगर उसका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आप अपने 100 लोगों से नंबर करके अपने साथियों से उसको मदद करने की कोशिश करना। उसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो अपनी मदद करना। घर में उसका कोई साथी बीमार है और वो भी अकेला है, आप कैसे मदद कर सकते हैं, ये करना। तो ये इसको भी ट्रीट करते हैं। ट्रीट का मतलब ये नहीं होता है दवा देना, ट्रीट का मतलब होता है किस प्रकार से उसको सुख पहुंचाना, क्योंकि जब हम भी बहुत खुश होते हैं तो आपको ट्रीट देते हैं। तो यहाँ पे ट्रीट माने सुख पहुंचाने से है। और कहा भी गया है कि दुख संगिकम रोगम सुखम आरोग्य में ओचा। तो दुख जो है वो रोग है और सुख जो है आरोग्य है। अगर हम किसी भी भांति से किसी को ट्रीट कर रहे हैं, किसी को सुख पहुंचा रहे हैं, वो भी एक इलाज है। तो ईच वन ट्रीट वन के फार्मूले से हम घर घर के डॉक्टर तैयार कर लेंगे तो घर घर ऑक्सीजन पहुंचाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर बात कही है डॉक्टर नीरज खन्ना आपने। और इस वक्त हमेशा से ही हमने माना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए ईश्वर हैं धरती पर। इस वक्त तो ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे ईश्वरों की हमें, क्योंकि हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे डॉक्टर्स जो सिर्फ दवा की गोलियां ना देते हों बल्कि आपको मन की ताकत भी देते हों। और आपने ही शायद एक बहुत सुंदर बात बताई आज, बोली थी कि चिंता एक ट्रेडमिल है और सोच एक साइकिलिंग का प्रोसेस है। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं चाहूंगी इसको भी आप एक बार एक्सप्लेन करें, क्योंकि चिंता इस समय हमें हाँ रोग से पहले चिंता घेर रही है, आशंका घेर रही हाँ है। जी हाँ, आपने ये ऐसा प्रसंग है कि लोग कहते हैं ना कि दोनों शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आजकल बहुत चिंता हो रही है, बहुत मन में सोच विचार चलता रहता है। मैं ये बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोनों चीजें अलग अलग है। सोच जो है वो समाधात्मक होती है। जब हम किसी चीज के बारे में सोच करते हैं
तो ऐसा लगता है कि समुद्र की तलहटी में जाके हीरे मोती ढूंढ रहे हैं, माणिक्य ढूंढ रहे हैं। और चिंता जो है वो एक खड़ी साइकिल चलाने के बराबर है, जिसको हम बहुत ज्यादा विचार तो करते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं आता है ना। तो सोच सकारात्मक होती है, सोच समाधात्मक होती है, सोच हमको आशा की किरण दिखाती है, चिंता नकारात्मक होती है, चिंता हमको गंभीर विषाद की तरफ ले जाती है, और चिंता हमारी विवेक बुद्धि को आच्छादित कर देती है। जैसे सूर्य में जब ग्रहण लग जाता है तो पृथ्वी पे अंधेरा हो जाता है, चिंता करने से हमारे विवेक को भी ग्रहण लग जाता है। तो अच्छी सोच रखिए, जो सोचवान लोग हैं उनके संपर्क में रहिए, बातों को पढ़िए, समझिए और पूछिए, ना कि उनको अपने ही मन में गुनते रहिए और आशंकाओं से घिरे रहिए। और हमें ऐसा लगता है कि मैं बार बार इस चीज के बहुत पक्ष में रहता हूँ, और कि बीमारी को ठीक करने के लिए हम बहुत से योग प्राणायाम करते हैं। इस समय एक जो योग है वो बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, जो हमारे भगवान ऊपर बैठ के करते हैं, वो है मैत्री योग, है ना, कि कबीरा बैठा बाजार में मांगे सबकी खैर। तो अगर हम इस समय थोड़ा समय निकाल के मैत्री योग करें। मैत्री योग की 3 बातें होती हैं। एक तो ये कि जिसके बारे में हम सोचते हैं या जिन लोगों के बारे में सोचते हैं, पहले हम कहें कि वो हमारे हैं। जैसे पुराणिक जी हमारे हैं, इसका तात्पर्य ये हुआ कि वो हमारे लिए गैर नहीं है। जैसे ही हम किसी को कहते हैं वो हमारे हैं, तो हमारे अंदर एक क्लोज इंटीमेसी आ जाती है, क्लोज फीलिंग आ जाती है। फिर हम वो सोचे कि वो भले हो जाएं, अर्थात वो अच्छे स्वभाव के हो जाएं। और फिर हम तीसरी बात कहते हैं कि वो सुखी हो जाएं। हमें ऐसा लगता है कि आज ये 3 मंत्र का हम जाप करें। ये ओम नमः शिवाय के त्रिअक्षर मंत्र की तरह प्रभावशाली है। हम लोगों के बारे में बोलें कि वो हमारे हैं, वो अच्छे हो जाएं और वो सुखी हो जाएं। ऐसा जाप अगर हम करेंगे तो हम भी अच्छे होंगे, और जैसे ऊपर बैठा ईश्वर हमारी प्रार्थना और मंत्र सुन के हमको सुख और स्वास्थ्य प्रदान करता है, हम घर बैठ के बहुत से लोगों को सुख और स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और जब हम हाथ में इत्र लेके दूसरे को लगाते हैं तो उसकी खुशबू हमारे पास भी आती है। हम ऐसा हित चिंतन करेंगे तो हमारा भला सुनिश्चित है। मैं बार बार आपसे बात आपके प्रोग्राम को पूर्णाहुति करने से पहले ही कहना चाहूंगा, वर्तमान की सबसे बड़ी महौषधि है हित चिंतन करना। और हम किसी भी तरीके से हित चिंतन करेंगे तो वो भगवान ऊपर बैठा हुआ बस हमारी यही परीक्षा लेती है कि हम कितना स्वचिंतन कर रहे हैं और कितना परहित चिंतन कर रहे हैं। जितना परहित चिंतन ज्यादा करेंगे उतना ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, उतनी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये बात एक चिकित्सक के मुख से कही जा रही है, इसलिए इसको जरूर विश्वास किया जाए। बिल्कुल, और इसीलिए हमारा ये लाइव, हमारी ये बातचीत प्रामाणिक है, क्योंकि ये एक एक्सपर्ट कह रहा है, चिकित्सक कह रहा है, जिसने हजारों जिंदगियां बनाई हैं, बचाई हैं, हजारों जिंदगियों को जीने की वजह दी है। और डॉक्टर नीरज खन्ना की जब बात आती है तो वो खास तौर पे मरीजों के साथ मित्रता और उसको सच्चे मानव की तरह ट्रीट करने के लिए जाने जाते हैं। और वो खुद प्रकृति के बहुत करीब है, कला संगीत संस्कृति के बहुत करीब हैं, और इस वक्त जीवन को समझने की बहुत ज़रूरत है। सर, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और सारे ही आपको साधुवाद दे रहे हैं। ओम निश्चल सर जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और विजयनागर जी हैं, बहुत से लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रही हूँ। और मैं नाम इस प्रोग्राम में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस वक्त आज हम जिस मन स्थिति में है, सारे बराबर हो गए हैं, सभी डरे हुए हैं, चाहे वो किसी पद पर है, किसी शहर में है, किसी उम्र में है। सभी आजकल जो सोशल मीडिया पे हैं तो वो डरते हुए फेसबुक खोलते हैं रोज सुबह रोज शाम की, पता नहीं अब कौन सी नई खबर आने वाली है। तो इस वक्त सबको चाहिए अपनापन, प्यार, सुरक्षा का एहसास, एक अच्छा डॉक्टर जो कह सके कि सब ठीक हो जाएगा, डरने की बात नहीं है। और मेरी अपनी ये कोशिश इसीलिए मैं कर रही हूँ कि डॉक्टर्स से मैं बात करूँ, क्योंकि इस समय उनसे ज़्यादा हमें हमारे जलते हुए दिल पर कोई मरहम नहीं रख सकता। सर, एक सवाल मैं आपसे करूंगी, जो हम लोग घर में उपचार कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, काढ़ा पिया, भाप ली, इम्यूनिटी बूस्टर कुछ चीज़ें खाई, मल्टीविटामिन खाना, बिना किसी रिकमेंडेशन के ही।
उन सब का क्या रोल है, या और उसमें क्या गाइडेंस आपकी होगी? और कोई रूटीन दवाइयाँ जो हम डॉक्टर से पूछे बिना भी ले सकते हैं, अगर हमें हल्का-फुल्का कुछ भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, तो उसके बारे में हमें बताएँ कि एक तो हमारे किचन के अंदर जो दवाखाना है, वो इस समय कितना कारगर है, हमारे किचन का दवाखाना, और बाहर की जो रूटीन दवाइयाँ हैं, उनमें से किसको हम इस समय बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले सकते हैं? बहुत अच्छी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि दो बातों को बहुत ध्यान रखना है, दो अति को ध्यान देना है। कि एक बात आती है संस्कृत में कि अति सर्वत्र वर्जेत। कि मान लीजिए काढ़ा आप ले रहे हैं, तो आपको ये कहा गया है कि इतनी मात्रा में ये चीज डालिए और ये 5 चीज डालिए, है ना। अब आपने सोचा कि अधिकस्य अधिकम फलम, कि डॉक्टर साहब तो 5 चीज बताए हैं, लेकिन हमें तो और भी जानकारी है। उदाहरण के लिए एक बात बताऊंगा, जो आयुष काढ़ा जिसकी बात की जाती है कि वो बहुत अच्छा हमारी इम्यूनिटी को और एंटीवायरल के रूप में काम करता है, तो उसमें हमने बताया कि उसमें तुलसी होना चाहिए, मरीच होना चाहिए, शुंठी होना चाहिए, गिलोय होना चाहिए और दालचीनी होना चाहिए, 5 चीजें। अब जब हम किसी आदमी से कहते हैं कि भैया ये ले लो, तो कहता है डॉक्टर साहब आप 5 बताए थे, हम उसमें लौंग भी डाल दिए, तेज पत्ता भी डाल दिए हैं, और हमारे पास एक चूर्ण मम्मी बता के गई थी वो भी डाल दिए हैं। तो आप पहले तो अति सर्वत्र वर्जित, जितनी बातें बताई जा रही हैं उतना ही चीजें डालें, मात्रावत डालें। क्योंकि दूसरी बात ये भी कही कि मात्रावत अश्नियात, जिस चीज का सेवन करें वो मात्रावत सेवन करें। तो मात्रा में लें, सही कंपोनेंट में लें, ज्यादा बार ना लें, है ना। जैसे काढ़ा का मैक्सिमम सेवन हमको ऐसा लगता है कि 2 बार ही लेना चाहिए, है ना। और जिन लोगों को एसिडिटी या गैस जलन की बीमारी है, उनको काढ़े में से काली मिर्च हटा देना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं। अब होता क्या है कि लोग डकार लेंगे, परेशान होंगे, लेकिन काढ़ा नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी फेरबदल किया जा सकता है, मात्रावत लेना चाहिए। एक बात तो ये रहेगी घरेलू। बाकी जितनी घरेलू चीजें हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो साइट्रस चीजें हैं, जैसे नींबू हुआ, मौसमी हुआ, इनसे हमको विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी ऐसा माना जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये 2 चीजें आप अपने घर में, लेकिन पुनः पुनः ये कहना चाहूंगा, अब हमने बताया कि नींबू का सेवन करिए। अब हमने बोला नींबू, तो आप 10 नींबू का रोज सेवन करने लगे। सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू ले लिया, फिर दाल में नींबू ले लिया, फिर सोते समय लगा कि एक बार और ले ले। तो ये ऐसा होता है। तो वो अति को त्यागे, नींबू का सेवन ज्यादा से ज्यादा 1 नींबू बहुत है। अब आपको गर्म पानी में नींबू लेना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। आप दिन भर में 2 बार दाल सब्जी का प्रयोग करते हैं, उसी में ले लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, है ना। ये बचाव के रास्ते हैं, लेकिन कवच नहीं है। तो इसको कवच की तरह ना इस्तेमाल किया जाए। बचाव का रास्ता है, घरेलू रास्ता है, इस पर पूरी आस्था रखा जाए, लेकिन ऑल इन ऑल नहीं है ये। इनको जो इनकी परिधि है, जो इनकी मर्यादा है, उस तक ही लिया जाए। कितना सुंदर आपने एक लाइन में पूरा सार कह दिया सर, कि ये बचाव है, कवच नहीं है। तो जो इसको लेने के बाद ये समझ रहे हैं कि वो कवचधारी हो गए हैं और हर खतरे से दूर हो गए हैं, इस मुगालसे में ना रहें। और इस वक्त खास तौर पे हम कह तो रहे हैं कि जल्दी ही हम ये समय बिताएंगे, मगर ये समय जितना भी है वो एक लंबा होने की उम्मीद जितनी भी है, क्योंकि जब जिंदगी और मौत का सवाल होता है तो एक एक मिनट एक एक युग के बराबर बीतता है। तो ये समय जल्दी बीते, मगर ये एहतियात जरूरी है। सर, हम आपकी सौरभ चक्रवर्ती। जी जी जी। एक बात में ये कहना चाह रहा था कि एक दवा जी है जी। जिसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, पैरासीटामोल, है ना। तो लोग बुखार जो है वो याद रखिएगा कि जब सूरज निकलता है तब गर्मी और रोशनी आती है। तो गर्मी और रोशनी आने से पहले सूरज का निकलना जरूरी होता है ना। तो बुखार जो है वो बीमारी नहीं है। बुखार हमारे शरीर में अंदरूनी सूजन का द्योतक है। तो लोग बुखार को बीमारी समझ ले रहे हैं और 6-6 घंटे पे 4-4 घंटे पे पैरासीटामोल की डोलो ऐसी दवा मंगा के 650 mg की खाते जा रहे हैं। याद रखिएगा, अगर बुखार की
दवाई बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं तो आपकी जो बीमारी के मुख्य लक्षण है वो मास्क हो जाएंगे अर्थात ढक जाएंगे और बीमारी की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगेगा। इसलिए बुखार 100 से या 99.5 से ऊपर हो तभी बुखार की दवा खाएं, और बुखार बीमारी नहीं है और बुखार को उतारना इलाज नहीं है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर हमको उष्णता और रोशनी कम करनी है तो सूरज हटाना पड़ेगा, अर्थात हमको मुख्य बीमारी कहीं हम ढक ना दें। तो बुखार का इलाज तो जरूरी है, लेकिन बुखार की टिकिया कहीं हमको धोखे में ना रखे, इस बात का जरूर अंदाजा लगाना चाहिए। तो पैरासीटामोल का प्रयोग भी बहुत समझ बूझ के करना है, अपनी मुख्य चिकित्सा बीमारी का इलाज करते हुए पैरासीटामोल लेना है। और हम तो कहेंगे कि जब तक बुखार ऊपर ना चढ़े तब तक पैरासीटामोल ना लिया जाए और उसको रूटीनली ना लिया जाए। हम लोग जब दवा का पर्चा लिखते हैं तो लिखते हैं कि 1 TDS एंड SOS 3 बार तक ले सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर, तो ये ध्यान जरूर रखा जाए। सर बताइए, ये चीज भी हम जैसे जैसे कहते हैं लेमैन जो होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ दवा उठा के खा लेना है, कितनी जरूरी बात है कि, और ये हमेशा से जब हम लोग पहले भी पेन किलर खाया करते थे बहुत ज्यादा, तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात आई थी कि अगर हम पेन को दबा ही देंगे तो पेन के जो असली कारण है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे। तो बिल्कुल ठीक। सर ने ये बहुत बहुत ही बड़ी और बहुत ही जरूरी बात बताई है। मैं चाहती हूँ मेरे सारे दोस्त इसको सुने और इसको स्प्रेड करें अपने तौर पे कि बुखार की दवा पैरासीटामोल हो, चाहे वो कॉम्बिफ्लेम हो या डोलो आजकल हम लोग ले रहे हैं, उसे हर समय हल्की सी हरारत महसूस होने पे ना खा लें जब तक कि आपका बुखार 100 तक नहीं पहुंच जाता है। और कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि ये दवाएं भी धीरे धीरे आपके अंदर इतनी यूज टू हो जाती हैं कि फिर आपके जो मुख्य रोग से आपको समाप्त तो करती ही हैं, आप पे असर करना भी बंद कर देती है। वो शराब की तरह है कि अगर आपको एक पैग से नशा करता था और आप 3 पैग लेने लगे तो आपको एक पैग से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि मैं नहीं पीती हूँ, फिर भी मुझे ये पता है, इतना तो मैं जानती हूँ कि नशे की डोज बढ़ने के बाद कम डोज आप पे कम असर करती है। सौरभ का सवाल रह गया था, सर आपने कहा था अति सर्वत्र वर्ज्य थे, तो सौरभ ने लिखा है कि एहतियातन स्टीम ले रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं, तो दिन में कितनी बार लेना चाहिए स्टीम को भी, ये बहुत सौरभ अच्छी ने बात पूछा है। है। एक तो देखिए स्टीम अपने आप में ही पर्याप्त होती है, कुछ लोग उसमें कैरावॉल, विक्स या ऐसी दवाइयां मिला देते हैं। मैं वहां कहना चाहता हूँ कि उसको ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे स्टीम का जो रास्ता है वो सरल बनता है अंदर जाने में। यानी कि जो विक्स और कैरावॉल जैसी दवा मिलाते हैं वो एक व्हीकल है, स्टीम को ज्यादा अंदर तक पहुंचाने के लिए वो एक स्मूथ रास्ता बनाता है, लेकिन उससे कभी कभी खुश्की हो जाती है जिसकी वजह से खांसी आने लगती है। तो स्टीम आप 3 बार तक सुरक्षित दृष्टि से ले सकते हैं। स्टीम लेने से ज्यादा समय जरूरत है कि ऊपर कुछ गमछा या ऐसा दुपट्टा जैसा चीज रख के रखें, और स्टीमर से ना लें। मैं बार बार एक चीज से कहता हूँ, स्टीमर से जो स्टीम लेते हैं वो हमारे चेहरे की जो स्किन है उसको जलाने का खतरा होता है। तो जरा अच्छा होता है कि एक जग गर्म पानी लें, 100 डिग्री तापमान तक खौलता हुआ पानी लें और आराम से थोड़ी थोड़ी देर पे स्टीम लेते रहे, और जब वो चेहरे को बहुत तपाने लगे तो बार बार गमछा हटा के उसको पोंछते रहे, ऐसा ख्याल रखें। और जग में हम इसलिए लेना के चाह रहे हैं उसमें हम अच्छे से अपना चेहरा झुका सकते हैं, और स्टीमर पे अगर बहुत ज्यादा आप झुका के रखेंगे तो आपको अंदर की जो चेहरे, नाक और मुंह की जो त्वचा है उसको भी जलने का खतरा होता है। तो साधारण रूप से ये तरीका स्टीम कर लिया जाए, लेकिन 2 या 3 बार अपने आप में पर्याप्त होता है। एक बार फिर धन्यवाद कहना चाहूंगी सर, हर सवाल के जवाब में आप जो कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं वो हमारे लिए आंख खोलने वाली चीज साबित हो रहा है। जैसा आपने कहा कि स्टीम लेते हुए पानी में कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां जो हम डाल लेते हैं अधिक लाभदायक समझ के, वो अक्सर उतनी लाभदायक साबित नहीं होती है, केवल स्टीम काफी है। ये भी आज से हम ध्यान में रखेंगे। विश्वनाथ गोकर्ण भैया हमें देख रहे हैं, उन्होंने आपसे, शायद वो बीच में मिस कर गए होंगे, उन्होंने पूछा है काढ़ा और गैस एसिडिटी वाले मरीजों के की बात को प्लीज फिर से बता दीजिए। जो लोग काढ़ा हाँ लेते ये हैं अच्छी, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। हाँ तो बहुत बढ़िया। और दोस्तों से देखिए गुजारिश है कि आप चाहें तो कुछ सवाल अभी और हमारे पास समय है, आप पूछ सकते हैं, फिर हम इस बातचीत को वाइंड अप भी करेंगे। जी जी। तो ये काढ़े वाली बात में जो काढ़े का मेन कंपोनेंट जो एसिडिटी कॉज करता है वो है काली मिर्च, है ना।
तो काली मिर्च जिन लोगों को एसिडिटी या गैस या पेप्टिक अल्सर या हाइपर एसिडिटी वाली बीमारी है, वो काली मिर्च की मात्रा सीमित रखें, और उसके प्रभाव को कम करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में गुड़ डाल लें। बहुत से लोग डरते हैं कि डायबिटीज है तो गुड़ का कैसे सेवन करें। अगर आप एक गुड़ की भेली का चौथा हिस्सा काढ़े में डालते हैं तो उससे बहुत ज्यादा शुगर बढ़ने वाला नहीं है ना। तो एक गुड़ का जरूर सेवन करें काढ़े में। दूसरी बात, अगर आपको हाइपर एसिडिटी है तो आप काढ़े में काली मिर्च न डालें। बाकी जो 4 कंपोनेंट हैं वो भी आपकी बराबर मात्रा में मदद करने में सक्षम है। उसका थोड़ा लाभ आप ले सकते हैं दूध में हल्दी डाल के, या नमक में पानी में हल्दी डाल के गरारा करना या उसको पीना, ये भी आपको बराबर फायदा देगा। तो जबरदस्ती काढ़े में मिर्च डालना ही डालना है चूंकि लिखा हुआ है, ऐसी बातें नहीं करना है। यहाँ तक कि केवल तुलसी और अदरक का काढ़ा भी बहुत ज्यादा लाभप्रद है। तो मिर्च हटा सकते हैं, तुलसी अदरक का काढ़ा ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, ये भी अपने आप में बराबर मात्रा में पर्याप्त आपको मदद करेगा। लेकिन पुनः पुनः मैं आपकी बातों को और स्पष्ट करना इस तरीके से चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि हमारा तन जो है वो पसीने से तर हो और मन करुणा से तर हो। तो ज्यादा श्रम करें। हमें ऐसा लगता है कि अगर कहीं सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस कम हैं तो वो स्वच्छता कर्मचारी में और श्रमिक में जो पसीना बहाते रहते हैं। तो क्यों ना हम ये समझे कि वायरस को शरीर से निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम पसीने से उसको बाहर निकालें। तो जी तन सर, एक सवाल एक हमारा जी जी तन पसीने जी से तर हो और मन करुणा से तर हो। तो ये भी 2 काढ़े हैं, बहुत ये काढ़े के 2 कंपोनेंट हैं। इसका सेवन किया जाए घर में क्या किसी न बात, किसी वाह। माध्यम से श्रम करें। और ये कोविडशील्ड की 2 टीका अभी इसको आप मान सकती हैं, ये टीके की तरह कारगर है। और ये मेरा चैलेंज क्या भी बात। है, अगर आप पूरा वर्ल्ड का डाटा उठा के देखिए तो कोई जना हमको बता दे कि जो वीआईपी सिस्टम में रह रहे हैं, वीआईपी कंट्रीज हैं, वो ज्यादा बीमार हैं, श्रमिक और स्वच्छता कर्मचारी सबसे कम बीमार हैं। क्यों ना हम इस बात से कुछ सीख ले लें। जी, एक चीज बीच में छूट रही थी जो आपकी इस बात से मुझे याद आ गई। पिछली बार भी और इस बार भी गांव का जो एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वो कम प्रभावित दिखता है। इसके भी कुछ बेस रीजंस हैं या कोई अलग वजह है इसके पीछे? गांव में इसका बहुत इन्फेक्शन बढ़िया, कम। जी। बहुत बढ़िया बात आपने पूछी। एक तो उनका दृष्टिकोण बहुत पॉजिटिव है ना। जैसे उनको बुखार होता है तो हमारे यहाँ जब बुखार होता है तो लोग हमको घबराते हैं। उनके यहाँ जब कोई बुखार बीमारी होती है तो उनको लोग नकारात्मक ऐसी बात कहते हैं, चला बुखार हो ठीक हो जाए, कौन घबराए, जरूरत नहीं हो, तई नहीं तई तुना तो लगल लाला। तो उससे जो उसका ये जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत ज्यादा मदद करती है। दूसरी बात ये है कि वहां बीमार पड़ने पे हम लोग दवा खाते हैं, वहां बीमार पड़ने पे लोग डांट खाते हैं, है ना, कि आपने ऐसा किया होगा तो ऐसा हो गया होगा, ऐसा किया होगा तो ऐसा हो गया होगा। दूसरी बात ये, हमने आपसे बताया कि बंद जगहों पे रहने से वायरस का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए संक्रमण। दूसरी बात, श्रमिक होने से उनका इम्यूनिटी हमसे ज्यादा निश्चित रूप से अच्छी होती है। तो एक तो उनका पॉजिटिव दृष्टिकोण होना। दूसरे, चूंकि बहुत ज्यादा अंग्रेजी दवाइयां बहुत सुलभ नहीं मिलती हैं तो उन लोग घरेलू चीजों पे बहुत आस्था पूर्वक सेवन करते हैं, है ना। हम लोग उतनी आस्था नहीं, अंत में हमारा मन बार बार चला ही जाता है कि हम अंग्रेजी दवा जल्दी से खा लें। तो हम पूरा, हमारे पास धैर्य की कमी है, हमारे पास श्रम की कमी है, हमारे पास आस्था की कमी है। तो उनका धैर्यवान होना, जो चिकित्सा ले रहे हैं उसके प्रति आस्थावान होना। और तीसरी बात यह कि उनका जो वातावरण है वहां पे हरे पेड़ पौधे होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक बहुत अच्छा है, इसको हमको मानना पड़ेगा। और वेंटिलेशन ज्यादा अच्छा है, यह भी मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मिला जुला के उनको अच्छा रखती हैं। जी, बिल्कुल सही बात कहा डॉक्टर साहब आपने। एक सवाल का जवाब शायद बीच में हम लोग ले चुके हैं आपसे, फिर भी आशीष विद्यार्थी जी पूछ रहे हैं कि अगर कोई लक्षण ना दिख रहा हो तो क्या सावधानी बरती जानी ज़रूरी है? पता भी ना चल पा रहा हो कि पॉजिटिव है या नहीं है या क्या है?
कोई भी लक्षण ना हो, तो नहीं, उस समय एक आम अगर सामान्य इंसान को। कोई भी अगर लक्षण नहीं है तो अगर आप अपना आरटीपीसीआर या एंटीजन टेस्ट कराते हैं, तो अगर आपको बुखार खांसी या कोई भी हल्की चीजें, घर में अन्य लोग बीमार हैं, तो आपको, हमें ऐसा लगता है कि बचाव और सावधानी जो एक कोविड पेशेंट को रखते हैं कि जो बीमार रोगी है उससे अलग रखा जाए, काढ़ा लिया जाए, हवा में रहना जाए, सूर्य की रोशनी लिया, ये सब करना पड़ेगा। हमको लगता है इसको भी सावधानी की श्रेणी में रखा जाए। और अगर लक्षण नहीं है तो जांच कराने के लिए बहुत पैनिक ना हुआ जाए, है ना, क्योंकि आजकल आप देख रही हैं कि 3-4 दिन में आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आ रही है, और तो उसके आसरे रुका रहा जाए या सीटी स्कैन जल्दी से करा लिया जाए। हमें तो ऐसा लगता है कि बार बार अपने श्रोताओं को ये भी कहना चाह रहे हैं कि जब आप जांच कराने जाएंगे छोटे लक्षणों में और बिना लक्षणों के, तो हो सकता है कि उस स्थल से इन्फेक्शन लेके चले आए। तो हर चीज बहुत जरूरत पड़ने डॉक्टर पे ही साहब, किया जाए। ये आपके इस सवाल से जुड़ा हुआ, ये आपकी इस बात से जुड़ी हुई आशंका पांडुरंग पुराणिक जी हमें देख रहे हैं। पांडुरंग भैया ने एक सवाल किया जो आपके इस जवाब से जुड़ता हुआ है, आशंका कहीं जाए तो हम रोग लेकर वापस ना आ जाएं। उन्होंने पूछा है कि अगर किसी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज के पहले ही खांसी बुखार सर्दी उसे हो गई है, तो दूसरी डोज का क्या किया जाए, और वर्तमान में टीका लगवाने के लिए कैसे घर से निकला जाए, क्योंकि बाहर तो संक्रमण है, तो क्या किया जाए, अगर सेकंड डोज के देखिए, लिए क्या किया अगर जाए। पहली डोज को बीते हुए 1 महीना हो गया है, तो अभी उसका पीरियड 6 हफ्ता तक कह दिया गया है, और कहीं कहीं 8 हफ्ते तक भी कह दिया गया है। अगर आपको संक्रमण हुआ या बीमार है, जब तक आप बिना लक्षण के नहीं हो जाते हैं तब तक टीका लगवाने की जल्दी ना करें। क्यों? क्योंकि टीका लगवाते समय आपको बुखार या दूसरी चीजें आने की संभावना रहती है, और फिर लोग टीके को दोष देने लगते हैं कि टीका लगवाने से, टीका लगवाइला ना चल गईला ना, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर आपकी पहली डोज लग गई है, तो एक डाटा ये भी कहता है, एक स्टडी ये भी कहती है कि लगभग 77% सुरक्षा पहले टीके से मिल जाती है, और दूसरे टीके से मिलने से ये बात 95% तक हो जाती है। तो ये, अगर पहला टीका थोड़ा 15 दिन बाद हमारा 8वें हफ्ते में भी लगता है, 6वें से 8वें महीने में, तो भी वो असर कारक होगा। तो टीके के लिए रश नहीं करना है। और लगवाने कैसे जाए, इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। हमें ऐसा लगता है कि एक N95 या 3 प्लाई सर्जिकल मास्क पहने, उसके ऊपर एक कपड़े का मास्क पहने, और 30 रुपए की फेस शील्ड आती है वो लगा के जाएं, और जिस समय अपने सेंटर पे जाना है रजिस्ट्रेशन करा के जाएं, वहां रश ना हो इसका ख्याल रख के जाएं। ये 3 बातें बहुत ज्यादा है। अपॉइंट विथ प्रॉपर अपॉइंटमेंट एंड फिक्सेशन ऑफ द टाइम। और उन सेंटर्स पे जाएं जो केवल टीकाकरण हो। जिन हॉस्पिटल में कोविड हॉस्पिटल है और वहां पे टीका लग रहा है, उनको अवॉइड करें। टीकाकरण केंद्र में जाएं, वो ज्यादा अच्छा है जहां पे कोविड का हॉस्पिटल ना हो। ये ज्यादा 3 बातें ध्यान रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी हमारे साथ हैं, और यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम नहीं हो रहा, ना ही हम आपको दर्शक कह सकते हैं। ये हम सब एक परिवार के लोग हैं, एक ही जड़ से घिरे हुए, एक ही आशंका से घिरे हुए, और हम सबके दोस्त, हम सबके मार्गदर्शक के रूप में आज डॉक्टर नीरज खन्ना हमारे साथ हैं। और मैंने शुरू में ही कहा था कि आज के वक्त में डॉक्टर का 5 मिनट भी मिल जाए फोन पर उससे कुछ पूछने के लिए, तो वो समझिए सबसे बड़ी नियामत आज में मिलने के बराबर है। तो सर से हम 1 घंटा 18 मिनट से भी ऊपर हो गया, 19 मिनट, और हम लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने हर बात का इतना इतना सुंदर जवाब दिया है कि इस बीच में अशोक कपूर सर को मैंने देखा, उन्होंने लिखा था कहीं रिकॉर्डिंग के लिए कि वो रिकॉर्डिंग चाहते हैं प्रोग्राम की। तो मैं उनको बता दूं कि ये फेसबुक लाइव हो रहा है, और मैं इस प्रोग्राम के बाद नूपुर से कहूंगी, नूपुर खन्ना से, कि वो इस प्रोग्राम को डाउनलोड जरूर कर लें और यूट्यूब पे कहीं डालें। तो वो लिंक हम सब में शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है इस बातचीत को सुनने की। विश्वनाथ गोकर्ण भैया कह रहे हैं कि मुझे टीके का एक डोज लग चुका है, और दूसरे की तारीख 26 को है, और वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो अब दूसरे टीके का वो क्या करें। विश्वनाथ गोकर्ण जी पूछ रहे हैं कि एक डोज के अगर बाद वो जो 26 जी जो 26 वाली डेट है, वो 4 हफ्ते वाली जी डेट है कि 6 हफ्ते वाली डेट है, ये स्पष्ट होना जरूरी है कि 1 महीना पूरा जी हो रहा है कि 42 दिन पूरा हो रहा है। ये जानना, जी वो हमसे व्यक्तिगत रूप से फोन करके पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। जी जी। और तो अगर विश्वनाथ पॉजिटिव भैया, है, जी और जी पॉजिटिव है और लक्षण नहीं है,
तो तब तक जब तक कि कोविड की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है तब तक टीके वाली बात अभी हम नहीं सोच पाएंगे। स्पष्ट है, 6 हफ्ता बीत जाए तो हम 8 हफ्ते के अंदर लगवा लेंगे। दैट इज द आंसर, ये बात है। जी। लेकिन मैं तो आपके इस कार्यक्रम की पूर्णाहुति के पहले एक बहुत जरूरी चीज जो छूट रही है मैं आपको याद दिला दूं। गोकर्ण जी ने लिखा है कि 6 हफ्ते पूरे हो गए हैं, तो अभी आप 1 हफ्ता और रुक जाइए, आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर तब टीका लगवाइएगा, ये स्पष्ट है। एक बात जो गोकर्ण जी को हम एड्रेस करके कह रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पत्रकारिता से जुड़े हुए बहुत बड़े स्तंभ हैं, कि जो बहुत सीरियस मरीज हैं, नॉन कोविड सीरियस मरीज जिनको हार्ट अटैक हुआ है, सीवीए हुआ है, ब्रेन अटैक हुआ है, या किडनी फेल्योर हो गई है, वो किसी भी गंभीर बीमारी को लेके अगर रोगी अस्पताल जाता है तो वहां ये कह दिया जाता है कि जब तक आपकी आरटीपीसीआर नेगेटिव नहीं होगा तब तक हम आपको भर्ती नहीं लेंगे। और मान लीजिए किसी को बहुत सीरियस हार्ट अटैक है और 3 दिन बाद आरटीपीसीआर की रिपोर्ट आती है, तो वो पेशेंट तो रिपोर्ट इलाज के अभाव में ही दम तोड़ दे रहा है। हमें ऐसा लगता है कि बहुत से पेशेंट जो कोविड के दायरे में जिन दम तोड़ रहे हैं उनमें से हमें ऐसा लगता है 25% ऐसी भी जनसंख्या है मरने वालों की जो इस वजह से भी जिनका दम टूट जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि मैं इनसे कहूंगा कि ये लीड लें, कि ये हमारी सरकार को अपने पत्र के माध्यम से ये बताएं, अपने समाचार पत्र के माध्यम से इस प्रोग्राम को शेयर करें कि वो एक ऐसा होल्डिंग एरिया हॉस्पिटल में होना चाहिए कि जिस होल्डिंग एरिया में जो नॉन कोविड सीरियस पेशेंट है उनका इलाज हो, और वो ये मान के इलाज हो कि वो कोविड है ना। ऐसा प्रोटोकॉल 25% बेड इस चीज के लिए भी रखे जाने चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि पेशेंट को किडनी फेल्योर, उसका डायलिसिस होना है, अगर हो जाएगा तो जान बच जाएगी, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव लेके आइए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया जाता है। अब आप कोई बच्चा अगर कोई बात कह रहा है तो उससे हम ये बात है कि तब हम तुमको तब बताएंगे जब तुम बड़े हो जाओगे। ये तो कोई सवाल हुआ नहीं, है ना, ये तो कोई बात डॉक्टर नहीं हुई। नीरज खन्ना, तो मैं इसका आपसे बहुत जरूरी है। जी, आप नगर के ही नहीं बल्कि मैं कहूँगी पूर्वांचल के वरिष्ठ चिकित्सकों में से एक हैं। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात लोगों तक पहुँचेगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बहुत ज़रूरी बात आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपने वो खुद कह भी दिया है। कल ही रात मेरी एक बहुत अजीज दोस्त की माँ का देहांत हो गया। उनकी डायलिसिस हो रही थी लगातार, और शहर का एक बड़ा हॉस्पिटल जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, उस हॉस्पिटल ने अपनी रेगुलर मरीज को यानी उसकी माँ को इसलिए कहा कि ले जाइए, तुरंत हॉस्पिटल से ले जाइए, डायलिसिस नहीं कर सकते या इलाज आगे नहीं कर सकते, ऑक्सीजन नहीं दे सकते, क्योंकि शायद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। एक मरता हुआ मरीज निकाला गया हॉस्पिटल से, निकालना पड़ा उसे, लेकर दूसरी जगह जाना पड़ा जहां पर वो कुछ घंटे बाद एक्सपायर कर गई। तो प्रोग्राम के आखिर में मैं आपसे बस ये बहुत ज़रूरी बात जानना चाहती हूँ कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेंटिलेटर्स की कमी है, बेड्स की कमी है, अस्पताल में चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, न सिर्फ बनारस बल्कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, हर जगह जहाँ जहाँ निगाह जा रही है, हमारी खबर जा रही है। इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इससे हम कैसे जूझें, क्या तैयारी करें, बहुत 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 ज़रूरी है। ऐसे हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो क्या किया जाए? देखिए एक हेल्पलाइन दीजिए हमें, एक नंबर दीजिए, एक जगह बताइए जहाँ पे हम ऐसी जगह पे तुरंत हम नॉक करके अपने लिए मदद मांग सके, अपने के लिए और अपनों के लिए। देखिए, एक तो बहुत अच्छी बात है कि पेशेंट मान लीजिए नॉन कोविड भी था और नॉन कोविड हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अगर इलाज के दौरान उसके नर्सिंग स्टाफ से, उसके डॉक्टर की वजह से या केयर टेकर की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में जो हमने एक सुझाव दिया कि एक होल्डिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे नॉन कोविड पेशेंट को भी कोविड की भांति सुरक्षा मिलनी चाहिए। एक तो इलाज में ये बातें होनी चाहिए। दूसरी बात आपने कही कि एक ऐसा नंबर हो जहां हम इस जो अफरा तफरी को दूर करने के लिए वो बातें पूछ सकें। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में पीएमओ को कंट्रोल रूम बनाया गया है और उसके लिए कहा गया है कि 0542, फिर से बताना चाहूंगा, 0542 250 8077, 0542 250 8077। इस नंबर पे आप फोन करके
कहाँ बिस्तरा उपलब्ध है, कहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है, कहाँ वेंटिलेटर्स उपलब्ध है, थोड़ा ज्यादा बार ट्राई करना पड़ेगा। एक मोबाइल नंबर भी है 8114001673, इस पे आप पता करके, इसके अलावा अखबारों में रोज लिस्ट निकलती है, तो हम लोग को ये लिस्ट पे रोज आधा घंटा हमको एक कोशिश करना चाहिए कि हम सवेरे उठ के, जो हमने कहा ना ईच वन ट्रीट वन, हम कुछ ना करें, केवल इन जो हमारे श्रोता हैं सवेरे उठ के 1 घंटा अखबार पढ़ने की जगह 45 मिनट पढ़ें और इन नंबरों पे कहाँ क्या अवेलेबिलिटी है बात कर लें और वो अपने तक अग्रसित करें, तो घर घर डॉक्टर वाली बात चरितार्थ होगी और ईच वन ट्रीट वन होगा। एक बात जाने से पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे शहरवासी, देशवासी, ग्लोबवासी सभी लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। लेकिन इस आफत काल में सबसे ज्यादा क्या कारगर होगा, तो मैं अपनी बात कहने के लिए यहीं से पूर्णाहुति करता हूं कि ह्यूमैनिटी विल सेव द कम्युनिटी। हमें लगता है कि मानवता ही हमारी रक्षा करेगा, यही महौषधि है। इस विचार के साथ जब हम ट्रीट करते हैं तो सोच लें कि हमारा कोई रिश्तेदार है, जब हम कुछ बात किसी से सुनते हैं तो सोच लें कि वो हमारे हैं। शायद तब हमारा जो रवैया है इलाज के प्रति वो बदल चुका होगा और तब हमारी चिकित्सा, वास्तव में जो चिकित्सक को एक ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, वो बात चरितार्थ हो पाएगी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, ह्यूमैनिटी विल सेव द कम्युनिटी एंड नथिंग इज बेटर देन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी विल सेव द कम्युनिटी एंड ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट ह्यूमैनिटी। ये दो गुरु मंत्र लेके हम यहाँ से जाते हैं और मैं ये बात बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ अपने आप को भी समझाने के लिए कि हे प्रभु हमको भी इसी रास्ते पे चलाते रहना। जी डॉक्टर नीरज खन्ना, आपका जितना आभार व्यक्त करूं मैं कम है, न सिर्फ मेरी ओर से बल्कि मेरे तमाम दोस्तों की ओर से जो आपको लगातार सुनते रहे हैं। मनीष चौरसिया जी ने एक अंतिम प्रश्न किया है और वो वही बात है कि कैसे किसको मना किया जाए, आप हैं सामने तो वो प्रश्न आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मुझे लगता है कि किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो तो प्रथम उपचार क्या करें, क्योंकि हॉस्पिटल में टाइम लगता है और हॉस्पिटल में कभी कभी नहीं ये मिलती है हमने ऑक्सीजन। आपको बताया था कि थोड़ी थोड़ी देर पे उसको पेट के बल लेटने से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ये ध्यान दिया जाए। लेकिन यह एक तात्कालिक उपाय है। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो वो ऑक्सीजन से ही जाएगी। लेवल कितना है इसका ध्यान दिया जाए। अगर वो 90-95 के बीच में तो ये सिस्टम कारगर होगा, अगर 80 और 90 के बीच में है तो यू नीड ऑक्सीजन सपोर्ट। तो आप चाहे अस्पताल के माध्यम से, घरेलू माध्यम से बात रखिएगा। हम कितनी भी बातें करें, प्यास तो पानी से ही बुझेगी और ऑक्सीजन की कमी ऑक्सीजन से ही जाएगी। ये डिपेंड करता है कि लेवल क्या है। जो छोटे छोटे उपाय हैं वो तात्कालिक और कम लेवल पे अगर परेशानी तभी काम करेंगे, लेकिन बड़े लेवल पे तो अस्पताल का द्वार खटखटाना और वहां से ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। हमारे शहर में ऑक्सीजन एक्सप्रेस आ चुकी है, हमें ऐसा लगता है कि कल से हमको ये प्राणवायु जरूर मिलने लगेगी जो कमी है इसकी। इन शब्दों के साथ हम अपने प्यारे श्रोताओं को पुनः पुनः धन्यवाद दें, साधुवाद दें और जाते जाते ये भी कहेंगे कि हम सब डॉक्टर हैं। अब चलेगा ये वाला नारा कि दवाई भी, कड़ाई भी और लड़ाई भी, है ना। अब हमको हर आदमी को जंग करना है और जंग करने के लिए फेफड़े मजबूत होने चाहिए। तो अपने फेफड़े मजबूत रखें, दिल मजबूत रखें, ईश्वर पे आस्था रखें। हमें लगता है कि हम अपनी बातें चौपाई से शुरू करते हैं और गाने से खत्म करते हैं, तो ये जी बिल्कुल। परंपरा आज भी जारी रहेगी। तो मैं एक बिल्कुल। लाइन जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज खन्ना। और इसी गाने की एक पंक्ति ये भी है कि सूरज ना बन पाए तो बनकर दीपक जलता चल। और ये आपने आज इतने सारे दीपक, असंख्य दीपक जला दिए हैं उम्मीदों के। कुछ और प्रश्न आए हैं लेकिन मुझे लगता है सारे जवाब आप दे चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रोग्राम को जो हमारे दोस्त हैं वो देखेंगे पूरी तरह से फिर से, अगर वो शुरू से नहीं देख पाए हैं तो उनके प्रश्नों के और जो और प्रश्न वो पूछना चाहते होंगे सबके जवाब डॉक्टर नीरज खन्ना जी ने दिए हैं। रवीन सिंह ने कुछ पूछा था मगर इसका जवाब भी वो दे चुके हैं वैक्सीनेशन से संबंधित। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ बताया वो एक एक शब्द अपने आप में दर्शन है। बहुत धन्यवाद दे रही हूँ दोस्तों का भी कि वो साथ बने रहे। कोशिश करूंगी कि ऐसे ही कुछ पॉजिटिव आप मत होइए कोरोना के लिए, बाकी हर जगह पॉजिटिविटी जरूरी है और सकारात्मकता को बनाए रखिए। हम सब साथ मिलकर इस स्थिति से उभरेंगे और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा। और बहुत जल्दी हम इस खतरे के इस सागर को पार करके एक ऐसे किनारे पे पहुंचेंगे जहां फिर से जिंदगी मुस्कुराएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। शुक्रिया, शुक्रिया। डॉक्टर नीरज खन्ना हमारे साथ थे और आप हमारी स्क्रीन पर 2 नंबर देख रहे हैं जो डॉक्टर साहब ने दिए हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के वक्त में। ऑक्सीजन एक्सप्रेस बनारस में पहुंच चुकी है जैसा कि डॉक्टर नीरज खन्ना ने हमको बताया। तो कल से प्राणवायु हमें उपलब्ध होगी बनारस में। अब इस वक्त एक ह्यूमन चेन बनाने की ज़रूरत है आपस में। हम सब अपने अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस वक्त इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक दूसरे का हाथ थामे रहें, किसी को अकेला न छोड़ें। और जिसकी जो भी सामर्थ्य है, क्षमता है, उसके भर, क्योंकि कला, संस्कृति, नाचना, गाना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सारी अच्छी अच्छी बातें जिंदगी को सुंदर बनाती हैं। लेकिन याद रखिए, जिंदगी को सुंदर बनाती हैं, यानी जिंदगी का होना जरूरी है। हम सब भी इस वक्त अपनी पॉजिटिविटी बनाए रख रहे हैं लेकिन जिंदगी को बचाए रखने के हर काम में, हर मुहिम में गिलहरी बराबर योगदान ही दिया जा सके तो इस समय बड़ा होगा। मैंने यही कोशिश की कि अपने फेसबुक के जरिए एक लाइव डॉक्टर जो मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, अभिन्न भी हैं, उनको जोड़ सकूं और उनके साथ बात कर सकूं। आज नगर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नीरज खन्ना हमारे साथ थे। उन्होंने जो कुछ बताया है हम सब के लिए वो मूल मंत्र है। उन्होंने वाइटल्स पे निगाह रखने के लिए बताया। उन्होंने बताया कि जो हमारी मानवता है वही हमें बचाएगी। उन्होंने बताया कि अब हमें दिलों के रिश्ते कहने की बजाय फेफड़ों के रिश्ते कहने पड़ेंगे, क्योंकि फेफड़ों का मजबूत रहना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ले सकें। और शायद यही वक्त है जब हमें ऑक्सीजन का महत्व, यानी कि प्रकृति के उपहार का महत्व समझने का समय है, पेड़ों का महत्व समझने का समय है और हर तरह के वायरस से लड़ने तन मन की मजबूती को कैसे हम बनाए रखें ये समझने का समय है। तो मेरी इस कोशिश में साथ रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और बहुत जल्दी कुछ ऐसी ही ज़रूरी बातें लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। आप सब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमस्कार।